हेलो दोस्तों, आज से हम एक एनिमे सीरीज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द डेली लाइफ ऑफ द इमोर्टल किंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं सीरीज को स्टार्ट। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक हंसता खेलता चाइनीज शहर दिखाया जाता है जहाँ की टेक्नोलॉजी 2050 से कम की नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर धार्मिक और मॉडर्न लोग एक साथ शांति से जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। एक दिन सिटी पर एक जाइंट फ्रॉग अटैक कर देता है जिसकी नेगेटिव एनर्जी उसके शरीर से भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिससे सिटी में तबाही मच जाती है। तभी एंट्री होती है अपने सुपर हीरोज जिन्हें सीरीज में इमोर्टल कहा गया है। वे लोग जाइंट फ्रॉग से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पावर्स फ्रॉग के सामने कमजोर पड़ जाती है, बल्कि फ्रॉग उनकी एक साथी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। उसे बाहर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो मस्त होकर एक शॉप से नूडल्स का पैकेट लेता है और उसमें मसाला डालकर खाने लगता है। तभी हीरोज में से एक जिसका नाम जू है वो बच्चे को खतरे के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज बच्चे तक नहीं पहुंच रही थी। जिसके बाद वो फ्रॉग के हमले से बचते हुए बच्चे को एक साइड में लेकर आता है और उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। उसके बाद जू फ्रॉग से लड़ने के लिए जाता है। तभी सीन कट होता है और हमें बताया जाता है कि जू ने अकेले उस जाइंट फ्रॉग को हरा दिया है, जिसके कारण चाइना की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के बाहर उसका स्टेचू भी बनाया गया है। फिर सीन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है वंग की तरफ, जिसका कॉलेज में आज पहला दिन होता है तो कुछ सीनियर्स उसे बुली कर रहे थे। तभी अचानक से उन लोगों के बीच एक धमाका होता है जो कि एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम सुन है उसने किया था, और उसका भी आज कॉलेज में पहला दिन होता है। उससे डरकर सीनियर वहां से भाग जाते हैं। आगे सुन वंग से फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वंग ठहरा सख्त लोंडा। वो सुन को मना तो करता है, साथ ही में वो उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ पैसे देकर चुपचाप वहां से चला जाता है। ये देखकर सुन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो पत्थर की बन जाती है, ये सोचकर कि कैसे कल के आए लड़के ने उसका पोपट बना दिया। जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को एक बड़े से हॉल के सामने देखते हैं। दरअसल यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि फ्रेशर स्टूडेंट्स किस क्लास में जाएंगे, क्लास ऑर्डिनरी या फिर क्लास इलाइट में। और इस चीज को डिसाइड किया जाता है एक फ्रॉग के स्पिरिचुअल फोर्स पर हिट करके। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये उसी जाइंट फ्रॉग का स्पिरिचुअल फोर्स है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में इमोर्टल हीरोज के साथ लड़ते हुए देखा था। उसे इसी कैंपस में कैद करके रखा हुआ है। अब सभी स्टूडेंट्स एक एक कर फ्रॉग पर अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से हिट करने लगते हैं, जिसके कारण कुछ स्टूडेंट्स क्लास ऑर्डिनरी में जाते हैं और कुछ क्लास इलाइट में। और जब ये सब हो रहा था तभी जाइंट फ्रॉग हम ऑडियंस को बताता है कि पिछले 10 सालों से कॉलेज वाले फ्रेशर्स की पावर को जानने के लिए उसे ही यूज करते आ रहे हैं, जिस दौरान हर एक मुक्के से फ्रॉग मारने वाले की स्पिरिचुअल फोर्स में से थोड़ी फोर्स चुरा लिया करता था। और इस साल उसके पास इतनी स्पिरिचुअल फोर्स आ जाएगी कि वो अपने आप को कैद से छुड़ा सके। इसके बाद सुन अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए अंदर जाती है और वो सभी लोगों को अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए फ्रॉग को इतनी जोर से हिट करती है कि फ्रॉग कुछ कदम पीछे चला जाता है। इसे देखकर मिस्टर वंग जो सभी स्टूडेंट्स पर नजर रख रहे थे वो भी हैरान हो जाते हैं और सुन क्लास इलाइट में सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद वंग की बारी आती है। वो अंदर जाते हुए सोचता है कि ऑर्डिनरी क्लास में सिलेक्ट होने के लिए उसे सिर्फ 400 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। और फिर जैसे ही वो फ्रॉग को हिट करने के लिए अंदर जाता है तब फ्रॉग उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जू जाइंट फ्रॉग से लड़ने के लिए जा रहा था तभी फ्रॉग ने उसे एक ही झटके में मारकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो अपने नूडल्स का पैकेट लेने के लिए एक ही किक में जाइंट फ्रॉग को मार गिराता है, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वंग था। इसीलिए प्रेजेंट में वंग को देखकर जाइंट फ्रॉग की फट रही है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा हाई होती है। आगे वंग जाइंट फ्रॉग को
काफी हल्के से मुक्का मारता है, लेकिन उसके इतने हल्के मुक्के से भी फ्रॉग की हालत काफी खराब हो जाती है। वो अपनी जगह पर पलट गया था। इसे देखकर बाहर खड़े लगभग सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं कि जिस लड़के के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि वो काफी वीक है, उसने एक ही मुक्के में जाइंट फ्रॉग की स्पिरिचुअल फोर्स को खत्म कर दिया। ये देखकर सुन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद मिस्टर वंग को क्लास एलाइट में ही डाल दिया जाता है। आगे हमें क्लास एलाइट का एक लेक्चर दिखाया जाता है, जहाँ पर वंग भी सभी स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ था और सामने टीचर उन्हें किसी भी चीज को अपने समन करने की स्पेल सिखा रही थी, जिसे सबसे पहले चेन नाम का स्टूडेंट ट्राई करता है। और जब वो टीचर के बताए हुए स्पेल पढ़ रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई खतरनाक चीज का समन कर रहा हो। लेकिन जब स्पेल खत्म होता है, तब उसके हाथ में बच्चों की प्रिंसेस वाली चड्डी आती है। गाइस, ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। और यहाँ पर चूहिया नहीं बल्कि चेन की इज्जत निकल गई, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स उस पर काफी हंसते हैं। इसके बाद क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर का यूज करके कुछ न कुछ समन कर रहे थे। इस दौरान सुन एक स्पिरिचुअल बीस्ट यानी डॉग को समन करती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल फोर्स इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो एक पूरे डॉग को समन कर सके, जिसके कारण वहाँ पर सिर्फ डॉग की हड्डियां ही आती हैं। अब क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने बेसिक मैजिक करना सीख लिया था, मगर टीचर नोटिस करती है कि वंग ने अभी तक किसी को समन नहीं किया। इसीलिए वो वंग को अपनी पावर का यूज करने का कहती है, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी वंग अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके आसपास के किसी भी एलियन क्रिएटर को समन करता है। इसके कारण वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और सब लोगों के चेहरे देखने लायक थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वंग ने जाइंट फ्रॉग को समन किया था, जो जू की कड़ी स्पेल में कैद था। वहीं जाइंट फ्रॉग वंग को एक बार फिर अपने सामने देखकर घबरा जाता है, और घबराए भी क्यों ना, वंग ने एक बार पहले ही अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके उसे हराया था, वो भी तब जब वो बच्चा था। और अब तो वो बड़ा हो चुका है और चाहे तो वो अपनी पावर का यूज करके फ्रॉग का नामो निशान मिटा सकता है। आगे जाइंट फ्रॉग को देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी टीचर फुर्ती दिखाते हुए सुन के समन किए हुए डॉग को जाइंट फ्रॉग की तरफ फेंकती है और अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से दोनों को कंबाइन करके एक फुल डॉग में कन्वर्ट कर देती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स को डॉग काफी पसंद आता है। लेकिन ये सब जाइंट फ्रॉग जो अब डॉग में बदल गया था, उसे जरा भी पसंद नहीं आता। तभी वंग क्लास से बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर टीचर समझ जाती है कि वंग कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी बच्चों से काफी अलग है। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वैंग के डैड मिस्टर वैंग को हॉस्पिटल में दिखाने से होती है। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि किसी भी वक्त वैंग का जन्म हो सकता है। तभी नर्स घबराई हुई ऑपरेशन रूम से बाहर आती है, जिसे देखकर मिस्टर वैंग पूछते हैं, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? इस पर नर्स कुछ बोल पाती उससे पहले ही मिस्टर वैंग को उसके चेहरे को देखकर लगता है कि डिलीवरी के वक्त उनका बच्चा नहीं बच पाया। लेकिन तभी नर्स बताती है कि आपका बच्चा सही सलामत है, और हैरानी की बात तो यह है कि वो अभी से अपने पैरों पर चल रहा है। इस पर मिस्टर वैंग को पहले तो विश्वास नहीं होता, मगर जब छोटा वैंग खुद अपने पैरों पर चलकर वहां आता है, तब मिस्टर वैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके कारण वो बेहोश भी हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वैंग के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग वैंग के लिए ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर आए थे, जो काफी एक्सपेंसिव और रेयर स्वॉर्ड मानी जाती है, जिसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो उसकी पावर्स गजब का काम करती हैं। आगे वैंग के डैड कहते हैं कि उन्होंने अपनी 6 महीने की सेविंग इस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए स्पेंड की है। ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो वैंग से काफी प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के अलग हैं, क्योंकि जल्द ही हम देख पाते हैं कि वैंग के डैड इस स्वॉर्ड को बचपन से पाना चाहते थे, और अब वैंग के बहाने उन्होंने आखिर स्वॉर्ड खरीद ही ली। वहीं अगर हम वैंग की मोम की बात करें
तो उन्होंने पैसा बचाने के लिए असली स्वॉर्ड की जगह पर नकली स्वॉर्ड खरीदी है और इसके बारे में मिस्टर वैंग को भी कुछ नहीं पता होता। आगे वैंग के मॉम डैड उसे स्वॉर्ड पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वैंग उसे पकड़ने के लिए नखरे कर रहा था क्योंकि उसे पता होता है कि स्वॉर्ड नकली है और अगर उसने पकड़ ली तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसे देखकर वैंग के मॉम डैड के बीच में झगड़ा भी हो सकता है। इसीलिए वैंग एक सेकंड में 343 बार सोचकर अलग अलग पॉसिबिलिटी को देखता है कि उसे अब क्या करना चाहिए और फिर थोड़ी देर बाद वो अपना झूला खराब कर लेता है, जिसे देखकर उसके मॉम डैड का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो लोग स्वॉर्ड को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वैंग बड़ा होता है उसकी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाती है और उसने महज 6 साल की उम्र में जाइंट फ्रॉग को मार दिया था और ये सब उसके पेरेंट्स ने दूर से देख भी लिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वैंग धीरे धीरे काफी शक्तिशाली हो रहा है और इसके कारण वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद वैंग की पावर को कंप्रेस करने के लिए एक एम्यूलेट बनाया जो कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल में रखता था। लेकिन जैसे जैसे वैंग बड़ा हो रहा था एम्यूलेट का असर उसकी बॉडी पर कम होता जा रहा था, जिसके चलते वैंग की मॉम ने उसके लिए एक गोल्डन पिल यानी कि सोने का लड्डू देना शुरू कर दिया जो उसकी पावर्स को काफी हद तक कम करता था। इसके बाद हम वैंग के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि पिछले कुछ सालों में वैंग की देखभाल करते हुए उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। जैसा कि एक इंसिडेंस हम देखते हैं कि जब 6 साल की उम्र में वैंग का बर्थडे मनाने के लिए वे लोग केक लेकर आए थे और उसकी कैंडल्स बुझाने के लिए जब वैंग ने उस पर फूंक मारी थी तो पूरे ही घर में आग लग जाती है। वहीं स्कूल के बच्चों के साथ खेलते वक्त भी वैंग की स्पिरिचुअल फोर्स ने बच्चों की जबरदस्त वाट लगा दी थी। अब सीन पूरी तरीके से शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर स्कूल में सभी स्टूडेंट्स क्लास का प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे और इसके लिए वो अजीब अजीब तरीके के रास्ते भी आजमा रहे थे। लेकिन अपने हीरो वैंग को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो सीधे शॉप में नूडल्स के पैकेट खरीदने के लिए जाता है। लेकिन तभी एक डैशिंग आदमी आकर शॉप के सारे पैकेट खरीद लेता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि उन्हें जो चाहिए वो फ्री में लेकर जा सकता है, बदले में बस उन्हें सून को वोट देना होगा। ये बात सुनकर बाकी के कॉम्पिटिटर्स को जरा भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर सून आ जाती है जो अपनी चार्म और मीठी मीठी बातों से सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी वैंग, जिसे सिर्फ नूडल्स के पैकेट चाहिए थे, वो सून को वोट देने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी बात सुनकर और भी स्टूडेंट्स सून को वोट देने के लिए आगे आ जाते हैं और जो वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, सून उन्हें सिडेक्टिव मैजिक से अपने वश में कर लेती है, जिससे अब वे लोग भी उसे वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सब पॉसिबल हुआ था सिर्फ और सिर्फ वैंग की वजह से, इसीलिए सून उसे ढूंढने लग जाती है। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि वो तो कब का यहाँ से चला गया और उसने आपको ये सोने का लड्डू देने के लिए कहा, जो कि असल में वैंग की मॉम ने उसे खाने के लिए दिया था ताकि उसकी पावर कंप्रेस हो जाए। अब ये जानने के बाद कि वैंग ने उसे सोने का लड्डू दिया है, सून को लगता है कि वैंग उसे पसंद करता है। इसके बाद हमें सीधे क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर वैंग जैसे ही क्लास में इंटर होते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को देखकर समझ जाते हैं कि सून ने सभी पर सिडक्टिव मैजिक का यूज किया है। इसीलिए आज वो क्लास में सिडक्टिव मैजिक का यूज करना सिखाते हैं। आगे वो बताते हैं कि कई सालों पहले सिडक्टिव मैजिक का यूज करना स्टार्ट हुआ था और ये मैजिक जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस मैजिक का यूज करके हम सामने वाले को अपना फैन बना सकते हैं और जो चाहे उससे करवा सकते हैं। तभी गुओ पूछता है कि इस मैजिक से कैसे बचा जा सकता है। इस पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पावर वाला इंसान ही अपने आप को इस स्पेल से बचा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्लास में वैंग के अलावा सभी स्टूडेंट सून के कंट्रोल में थे और ये सब हम बता सकते हैं क्योंकि उन सभी के ऊपर सून का नाम लिखा हुआ था जो वैंग के ऊपर नहीं था। तभी सून अचानक से वैंग की तरफ देखती है, जो कि पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था और उसे देखकर सून शर्मा जाती है। वहीं वैंग सोच रहा था
कि जो लड्डू मैंने सून के बॉडीगार्ड को उसे देने के लिए दिए थे, शायद वो बॉडीगार्ड ने उसे दिए नहीं और इसीलिए वो सून से लड्डू के बारे में पूछता है। साथ ही में वो उसे नूडल्स के पैकेट के लिए थैंक्स भी बोलता है और वो ये सब इशारों में कह रहा था। इन सब इशारों से सून को लगता है कि वैंग उससे लड्डू के बारे में बात कर रहा है और ये भी कि लड्डू खाने पर उसकी पावर बढ़ जाएगी और इसीलिए वो बिना देरी किए लड्डू खा जाती है, जिसे देखकर वैंग के चेहरे पर 12 बज जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि लड्डू खाने पर पावर कम हो जाती है, जो कि उसकी मॉम ने स्पेशली उसके लिए बनाए थे। लेकिन अब तो वो सून खा चुकी थी। अब इस लड्डू का असर ऐसा होता है कि सून की पावर्स का असर कम हो जाता है और जो सिडक्टिव स्पेल उसने स्टूडेंट्स पर किया था वो भी टूट जाता है और पावर कम होने की वजह से सून काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाती है। तभी टीचर उसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने बुलाती है, लेकिन सून तो ठीक तरीके से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी और इसी के कारण उसका बैलेंस जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी वैंग किसी हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सून की बुरी किस्मत, तभी टीचर वैंग को आवाज लगाते हैं, जिसे सुनकर वैंग सीधा खड़ा हो जाता है और सून नीचे गिर जाती है। इसके बाद टीचर अनाउंस करते हैं कि चैन को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जिसे सुनकर चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं जब स्कूल छूटने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे थे, तभी हम मिस्टर वैंग को किसी से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो सामने वाले को वैंग के बारे में बता रहे थे कि कैसे आज उसने सून के सिडक्टिव स्पेल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया और ये भी कि मुझे नहीं लगता कि वैंग एक आम बच्चा है, उसमें जरूर कोई स्पेशल पावर है। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर वैंग ये सब जू को बता रहे थे, जिसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। वहीं दूसरी तरफ सून घर आने पर भी वैंग के ही बारे में सोचे जा रही थी कि वो मुझे कैसे हर्ट कर सकता है, उसने जरूर गलती से मुझे लड्डू दिया होगा। वो वैंग को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी, जिसके कारण इस तरफ वैंग को छींके आने लगती है किसी टिपिकल कपल की तरह। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कोई टेस्ट होने वाला है और उसके लिए चैन अपने घर से एक बड़ा सा बर्तन लेकर आया है ताकि वो उसमें सोने के लड्डू बनाकर सून को इम्प्रेस कर सके। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी कार आती है, बॉडीगार्ड्स की लाइन लगती है, रेड कारपेट बिछाया जाता है और कार में से सून बाहर निकलती है, जिसे देखकर चैन उसे आवाज लगाता है, लेकिन सून उसे इग्नोर करके सीधे अपने हीरो वैंग के पास आती है और बेचारा चैन शर्मिंदगी से पत्थर की तरह जम जाता है। अब जैसे ही सून वैंग को आवाज लगाती है, तब वैंग देखता है कि सून के माथे पर किसी तरह का सिंबल बना हुआ है और उस सिंबल को मिटाने के लिए वो सीधे सून को टच करता है और ये सीन देखकर सून के सारे बॉडीगार्ड्स की आंखें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि वैंग ने सिंबल को मिटाने के लिए सून को टच किया था और जैसे ही सिंबल मिट जाता है, वैंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है और हम सून को देखते हैं, वो शर्म से लाल पीली हो रही थी। उसे लग रहा था कि वैंग उसे पसंद करता है। इसके बाद हम सीधे क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीचर सभी को सोने के लड्डू बनाने की बेसिक रेसिपी सिखाने वाली है। वो सभी को कहती है कि जैसे जैसे मैं करती हूँ उसे फॉलो करते जाओ, लेकिन वो इतनी तेजी से रेसिपी बताकर खत्म करती है कि स्टूडेंट्स में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद वे लोग टीचर को कुछ नहीं कहते और बुक में से पढ़कर सोने के लड्डू बनाने में लग जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि सभी लोग कुछ न कुछ अपने घर से लेकर आए थे, जैसे कि सून एक बड़ी सी रिफाइनिंग मशीन लेकर आई थी, वैंग एक माइक्रोवेव ओवन और गुओ एक स्पेशल कॉपर से बना हुआ बर्तन लेकर आया था, जिसकी तरफ सारे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी। तभी चैन का लोहे का बर्तन ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि चैन ने उसमें कुछ ज्यादा ही इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे, जिसे देखकर चैन भागता हुआ क्लास से बाहर चला जाता है। इसके बाद टीचर सभी को एक ब्रेक लेने को कहती है क्योंकि सोने के लड्डू बनने में टाइम लगने वाला है। अब जब क्लास में कोई नहीं होता, तभी डॉग, जो कि असल में जाइंट फ्रॉग था, वो गुओ के बर्तन को खाने के लिए आता है क्योंकि उसकी एनर्जी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है। दरअसल उसे शक हो गया था कि डॉग कुछ न कुछ जरूर करने वाला है, लेकिन वैंग कुछ कर पाता उससे पहले ही डॉग खिड़की से छलांग लगा देता है। वैंग भी उसके पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं कि डॉग छलांग लगाकर नीचे के फ्लोर पर आ गया था,
लेकिन वेंग सीधे नीचे चला जाता है। ये सोचकर डॉग काफी खुश होता है कि उसने वेंग को चकमा दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि जब डॉग पीछे देखता है तब वहाँ पर वेंग खड़ा था, जिसके बाद वेंग डॉग को मारकर फ्लोर से नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं, वो लगातार तेजी से ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था, जिसके कारण वहाँ खड़ी लड़कियों के स्कर्ट्स हवा में उड़ने लगते हैं। दरअसल चेन को डर लग रहा था क्योंकि जो बर्तन ब्लास्ट हुआ वो एक पुश्तैनी बर्तन था और काफी मिन्नतों के बाद उसके डैड ने उसे स्कूल ले जाने के लिए अलाउ किया था। साथ ही में धमकी भी दी थी कि अगर बर्तन को कुछ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंग गुओ के बर्तन को साफ करके उसे वापस अपनी जगह पर रखने जाने ही वाला था कि तभी गुओ उसे देख लेता है और गलत समझ बैठता है कि वेंग उसके टेस्ट को खराब करना चाहता है, इसीलिए वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। इधर दूसरी तरफ भागते भागते चेन का दिमाग खराब हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी के वश में हो। साथ ही में वो अजीब अजीब बातें भी सोच रहा था, जैसे कि सुन उसे नहीं बल्कि वेंग को पसंद करती है और क्लास का प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो सिंपल सा सोने का लड्डू नहीं बना पाया। इसके बाद वो उसी हालत में वेंग की तरफ जाता है तो इस तरफ वेंग गुओ को सारी सच्चाई बताता है कि ये सब डॉग का किया कराया है, वो तो बस उसे वापस रखने के लिए जा रहा था। लेकिन गुओ उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और अपना बनाया हुआ पॉइजन उसकी तरफ शूट करता है। इस पॉइजन से वेंग तो आसानी से बच जाता है, लेकिन वो पॉइजन सीधा पीछे से आ रहे चेन के मुंह में चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर गुओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वेंग खुद को संभालते हुए चेन को अपने मैजिक से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन गुओ उसे चेन को छूने तक नहीं देता क्योंकि अब वो उस पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद दोनों चेन को उठाकर क्लासरूम में लेकर आते हैं, जहाँ पर गुओ बताता है कि पॉइजन ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर हमने उसे चेन की बॉडी से जल्द नहीं निकाला तो चेन की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए गुओ वेंग को इस पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए कहता है। आगे गुओ जैसे जैसे कह रहा था ठीक वैसे वैसे वेंग इंग्रेडिएंट लेकर एंटीडोट बनाने में लग जाता है। अब वे लोग एंटीडोट बनाकर उसे हीटिंग के लिए गुओ के बर्तन में डाल देते हैं, लेकिन उसे तो पूरी तरह से तैयार होने में 4 घंटे लगने वाले थे और उनकी टीचर क्लास में 2 घंटे में आने वाली है। ये सोचकर गुओ काफी परेशान हो जाता है। तभी हम डॉग को देखते हैं, वो एक बार फिर चुपके से गुओ के बर्तन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टाइम रहते गुओ उसे देख लेता है और अपने मैजिक से उसे उठाकर फेंकता है। तभी वे लोग देखते हैं कि जिस हीटिंग प्रोसेस को टाइम लगने वाला था वो 2 मिनट में ही स्टार्ट हो गई है। इससे दोनों समझ जाते हैं कि डॉग के पास टाइम को आगे पीछे करने की स्पिरिचुअल फोर्स है, इसीलिए वे उसे टॉर्चर करके अपना काम पूरा करते हैं, जिसके कारण जो एंटीडोट 4 घंटे में रेडी होने वाली थी वो 2 मिनट में ही रेडी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि गुओ ने 2 एंटीडोट्स बनाई थी ताकि वे लोग एक डॉग पर यूज करके देख सके कि वो काम करता है कि नहीं। इसके बाद दोनों डॉग पर एंटीडोट का यूज करते हैं और वो काम भी करता है, इसीलिए वे लोग चेन को एंटीडोट दे देते हैं। लेकिन तभी गुओ के टीचर के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो वेंग के ऊपर सब कुछ छोड़कर टीचर को रोकने के लिए बाहर जाता है ताकि उतने टाइम में वेंग चेन को छुपा दे। और ऐसा ही होता है। जब टीचर क्लास के अंदर आती है तो वहाँ पर चेन नहीं था। आगे टीचर सबसे पहले गुओ का बर्तन देखती है, जिसमें से एक परफेक्ट कंडीशन में सोने का लड्डू बाहर निकलता है और वेंग के माइक्रोवेव ओवन में से टूटा हुआ लड्डू निकलता है। ये सब देखकर गुओ को लगता है कि वेंग ने अपना बनाया हुआ सोने का लड्डू उसके बर्तन में डाल दिया और चेन का एक्सप्लोड हुआ सोने का लड्डू अपने में रख दिया। वेंग को ऐसा करते हुए देख गुओ को काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपना सच्चा दोस्त मानने लगता है। लेकिन हम ऑडियंस देख पाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जो लड्डू वेंग की माइक्रोवेव ओवन से निकला वो उसी ने बनाया था और जो सोने का लड्डू गुओ के बर्तन में से निकला वो गुओ ने ही बनाया था। दरअसल जब वेंग ने डॉग के पास से गुओ का बर्तन लिया था तब उसने सोने का लड्डू उसमें से नहीं निकाला था, वो उसी के अंदर था और एंटीडोट बनाने की प्रोसेस में वो बराबर हीट हो गया। अगले सीन में हम चेन को देखते हैं, वो अपने बर्तन के अंदर सो रहा था और जब उसे होश आता है तो गुओ उसे बताता है कि वेंग ने अपने मैजिक से तुम्हारे बर्तन को ठीक कर दिया है। इसे देखकर
चेन भी वैंग को अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फायरवर्क्स को दिखाने से होती है, जिसे सून और वैंग एक साथ एंजॉय कर रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसे हुआ। यही चीज जानने के लिए हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर सून वैंग को उसके साथ अगले दिन डेट पर चलने के लिए पूछ रही थी, लेकिन वैंग उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं। दरअसल ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उनको सून को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी कि वैंग उन्हें देख लेता है और अपने मैजिक का यूज करके शूटर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे वो सून को शूट नहीं कर पाते। इस तरफ सून फ्रस्ट्रेट होकर जोर से वैंग को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिसे सुनकर आसपास के सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और बेचारा चेन तो रोने ही लगता है। ठीक उसी वक्त टीचर वैंग को आवाज लगाते हैं और अपना नाम सुनकर वैंग हाँ में जवाब देता है। यह सुनकर सून को ऐसा लगता है कि वैंग ने उसके साथ डेट पर चलने के लिए हाँ बोला है। दूसरी तरफ शूटर्स अपनी बॉस को इन्फॉर्म करते हैं कि आज वे लोग सून को शूट नहीं कर पाए, जिसके जवाब में बॉस अगली बार ट्राई करने का कहती है। इधर वैंग टीचर के साथ उनके पीछे जाने लगता है, तो सून भी उसका पीछा करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वैंग भी उसे पसंद करता है और इसीलिए उसने डेट पर चलने के लिए हाँ बोला था। अब क्योंकि सून स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी, इसीलिए स्टूडेंट्स उसकी फोटो खींचने लगते हैं और सोशल मीडिया पर वैंग और उसके रिलेशन के बारे में पोस्ट करते हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट किलर के बॉस भी उसे देख लेते हैं। अगले सीन में हम वैंग को स्कूल के हेडमास्टर जू के सामने देखते हैं, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। आगे जू वैंग को पूछता है कि तुम वही 6 साल के बच्चे हो ना, जिसने सालों पहले सिर्फ एक किक से जाइंट फ्रॉग को मार गिराया था। जू की बात सुनकर वैंग हैरान हो जाता है कि जू को कैसे पता कि मैं वही बच्चा हूँ, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, जू अपने घुटनों के बल बैठकर वैंग को मास्टर कहकर पुकारता है। दरअसल वो वैंग की पावर्स देखकर उसका फैन हो गया था, मगर वैंग ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो याददाश्त भुलाने का मैजिक यूज करता है, लेकिन वो उसकी पावर सिर्फ 50% ही रखता है, क्योंकि अगर उसने 100% पावर जू पर यूज की तो उसका मेमोरी लॉस भी हो सकता है, इसीलिए वो सिर्फ 50% ही यूज करता है। इसके बाद जब वैंग शांति से नूडल्स खा रहा था, तभी डॉग वहां आकर उसे शूटर्स के बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उसने शूटर्स को सून को टारगेट करते हुए देख लिया था। अब अगली मॉर्निंग जब वैंग अपने घर पर था, तभी सून वहां आकर उसे डेट पर चलने के लिए कहती है, वो भी डरावने अंदाज में। मगर जल्दी हमें पता चलता है कि यह सिर्फ वैंग का सपना था, लेकिन उसका यह सपना सच हो जाता है, क्योंकि सून डजन भर बॉडीगार्ड के साथ वैंग का बाहर इंतजार कर रही थी। वहीं नीचे आकर जब वैंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब वो सोचता है कि उसके मॉम डैड उसे सून के साथ डेट पर जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें किसी लड़की को इस तरह से वेट नहीं करवाना चाहिए। और जब वैंग उनकी बात नहीं सुनता, तब वो दोनों वैंग को घर से बाहर निकाल देते हैं। आखिर में वैंग के पास सून के साथ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इसके अलावा वो सून को शूटर से बचाना भी चाहता था और इसीलिए वो सून के साथ जाने के लिए तैयार होता है और फिर वो दोनों डेट पर जाने के लिए निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि शूटर्स उन दोनों पर दूर से नजर रखे हुए थे और सेम टाइम पर उनकी बॉस कहती है कि तुम दोनों के पास ये आखिरी चांस है सून को खत्म करने का, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम दोनों की खैर नहीं। इस तरफ सून वैंग को एक सुंदर से गार्डन में लेकर आती है, जो कि असल में उसी की फैमिली की प्रॉपर्टी थी। वहीं उन दोनों का पीछा करते हुए शूटर्स भी वहां तक आ गए थे और उन्होंने ऑलरेडी सून के सारे बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगा दिया था। आगे हम देखते हैं कि जब सून और वैंग एंजॉय कर रहे थे, तभी उन शूटर्स में से एक सून की तरफ गोली चलाता है, मगर गोली सून तक पहुंचती उससे पहले ही वैंग उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है और फिर अपनी पावर से गोली को इतनी तेजी से शूटर की तरफ फेंकता है कि शूटर हवा में उड़ जाता है। इसी दौरान
सून ने वैंग की रियल पावर देख ली थी, इसीलिए वैंग उस पर भूलने वाला स्पेल यूज करता है। इसके बाद शूटर्स कई बार सून को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन हर बार वैंग बीच में आकर उनकी वाट लगा दिया करता था। साथ ही में वो सून की याददाश्त भी मिटा रहा था ताकि उसे कुछ याद न रहे। वहीं शूटर्स इससे परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद अगले सीन में सून वैंग को फेरी व्हील में चलने के लिए कहती है, जिस पर वैंग मान जाता है, ये सोचकर कि उन्हें शूटर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उनके जाते ही शूटर्स भी उनके पीछे व्हील पर चढ़ जाते हैं। ये सब जू ने देख लिया था और वैंग यानी कि अपने मास्टर को खतरे में देखकर वो तुरंत इमोर्टल हीरोज को कॉल करके बुलाते हैं। इस तरफ जब सून और वैंग अपनी बातों में बिजी थे, तभी शूटर्स वहां आकर दोनों को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर सून काफी घबरा जाती है, लेकिन वैंग शांति से बैठा हुआ था। दरअसल वो ये सोच रहा था कि शूटर्स के आने से उसे सून की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। अब सून शूटर्स को देखकर समझ जाती है कि उन्हें किसने और क्यों भेजा है, इसीलिए वो शूटर्स के सामने खड़ी होकर कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो तो मार डालो, लेकिन मेरे दोस्त को यहाँ से सही सलामत जाने दो। सून ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसी के डेट पर जाने की जिद की वजह से वैंग की जान खतरे में आई थी। ये सब देखकर हम ये भी समझ पाते हैं कि सून अब वैंग को सच्चा प्यार करने लगी है और ये सब वैंग भी महसूस कर रहा था। इसीलिए वो गुस्से में खड़ा होता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और चमक रही थी, जिसे देखकर शूटर्स की फटकर 4 हो जाती है। तभी वैंग अपने मैजिक का कमाल दिखाते हुए उन दोनों को हवा में फेंक देता है और जादू से बनी हुई एक फीनिक्स आकार उन दोनों शूटर्स को काफी अच्छा मजा चकाती है। हम देखते हैं कि ये सब नीचे से जू देख रहे थे। वो वैंग की बढ़ती हुई खतरनाक पावर को देखकर समझ जाते हैं कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है और उसके पास असीम शक्तियां हैं, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं ऊपर फेरी व्हील्स पर सून ने वैंग की रियल पावर्स देख ली थी, लेकिन इसके बावजूद वैंग इस बार उसकी याददाश्त नहीं मिटाता और उससे प्रॉमिस लेता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। ये सीक्रेट उन दोनों के बीच में ही रहेगा, जिस पर सून मान जाती है और फिर वो दोनों फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। और गाइस, ये वही सीन होता है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। वैंग फायरवर्क्स देखने में बिजी था तो सून उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने में। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग लेडी बॉस को दिखाने से होती है। ये वही है जिसने पिछले पार्ट में सून को ठिकाने लगाने के लिए 2 आदमियों को भेजा था, लेकिन क्योंकि वो लोग मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए लेडी बॉस काफी ज्यादा गुस्से में थी, जिसके चलते वो अपने एक आदमी को ठिकाने लगा देती है और शेडो किल का ऑर्डर इशू करती है। ये सुनने के बाद वहाँ पर बैठा एक आदमी पूछता है कि शेडो किल ऑर्डर प्राइमरी लोगों के लिए यूज किया जाता है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब ये सुनने के बाद लेडी बॉस की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, जिसे देखकर सब लोग शेडो किल ऑर्डर इशू करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक रोबोटिक ड्रोन को देखते हैं, जिसके थ्रू लेडी बॉस सून पर नजर रख रही थी और सून दीवानों की तरह वैंग को पीछे से आवाज लगा रही थी। लेकिन वैंग ठहरा सख्त लोंडा, वो सून की तरफ मुड़कर तक नहीं देखता। थोड़ी देर बाद गुओ और चेन सून से पूछते हैं कि कल तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या, क्योंकि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। तभी टीचर वहां आकर कहते हैं कि कल सून और वैंग पर जिन लोगों ने हमला किया था वो लोग आज भी एक्टिव हैं और स्कूल पर हमला कर सकते हैं। यह सुनकर सून कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। तभी जू आकर कहते हैं कि तुम्हें इसलिए कुछ याद नहीं क्योंकि मैंने उन लोगों को सीक्रेटली पकड़ लिया था। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वैंग ने जू पर याददाश्त भुलाने वाला स्पेल यूज किया था और बस इतना ही याद रखने के लिए कहा था कि जो लोग सून को मारने के लिए आए थे उसे जू ने डिफेंड किया था। अब प्रेजेंट में जू कहता है कि सून की सुरक्षा के लिए उन्होंने स्कूल की सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी है। साथ ही में वो उन लोगों को शेडो ऑर्गेनाइजेशन का शेडो किल ऑर्डर दिखाते हैं, जिसके ऊपर जिसका भी नाम लिखा होता है
वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता और इस बार उस पर सून का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर सून काफी ज्यादा डर जाती है, मगर जू उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद जू सभी को अपने ऑफिस लेकर जाते हैं और रास्ते में जाते हुए कहते हैं कि स्कूल की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि उनकी परमिशन के बिना वहाँ पर एक मक्खी तक नहीं आ सकती। तभी वहाँ पर एक मक्खी आ जाती है, जिसे देखकर जू के स्नाइपर उसे मार गिराती हैं। हम देखते हैं कि ये वही रोबोट ड्रोन था जिसके थ्रू लेडी बॉस उन लोगों पर नजर रख रही थी। अब लेडी बॉस ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए वो तुरंत शेडो किल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कहती है। इसके चलते स्कूल की जमीन फाड़कर हैमरमैन बाहर निकलता है, जो कि काफी आसानी से स्कूल में तैनात गार्ड्स को ठिकाने लगा रहा था। जैसे हम चाय में पड़ी मक्खी को निकाल फेंकते हैं, ठीक वैसे ही। और ये सब कैमरे के जरिए जू और टीचर देख रहे थे, जिसे देखकर टीचर वेंग और सभी को कहते हैं कि जब तक जू और मैं यहाँ पर हैं, तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चारों वहाँ पर ऐसे बैठे थे जैसे वो लोग बाहर पिकनिक मनाने के लिए आए हो। वो लोग ग्रुप में एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे थे, तो टीचर उसी ग्रुप में मैसेज करके उन्हें सिचुएशन की गंभीरता समझाता है। इसके बाद टीचर कॉरिडोर में तैनात रॉयल गार्ड्स को हमले के बारे में बताते हैं, जिस पर गार्ड एटीट्यूड में कहते हैं कि हम एलाइड गार्ड से हैं और कोई हम पर हमला करने की जरूरत नहीं करेंगे। लेकिन तभी शेडो किल ऑर्डर का सेकेंड मेंबर गैसमैन उन पर टॉक्सिक गैस से हमला करता है, जिसे देखकर वे लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। तभी कोई गैसमैन पर गोली चलाता है, लेकिन गैसमैन उससे काफी आसानी से बच जाता है। वो गोली इतनी तेजी से दीवार में लगती है कि दीवार ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि वो कोई बंदूक की गोली नहीं बल्कि नॉर्मल सा चोक था, जिसे टीचर ने गैसमैन की तरफ फेंका था। दूसरी तरफ हम शेडो किल ऑर्डर के लीडर इनविजिबल मैन को देखते हैं। वो इनविजिबल होकर जू के केबिन के ऊपर खड़ा था। इस तरफ वेंग को नूडल्स पर चल रहे ऑफर के बारे में पता चलता है, तो वो कुछ नूडल्स के पैकेट ऑर्डर करता है, जो कि 15 मिनट में डिलीवर होने वाले थे। यह देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वेंग इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी नूडल्स के बारे में सोच रहा है। इधर गैसमैन अपने वेपन से टीचर पर कई हमले करता है, लेकिन टीचर उन सब हमलों से आसानी से बच रहे थे। लेकिन जब वो अगली बार टीचर पर हमला करता है, तब उसके वेपन्स बड़े होकर टीचर को घेर लेते हैं, जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि टीचर ने उसके इस हमले को भी अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से रोक लिया था। ये देखकर गैसमैन घबरा जाता है और पॉइजन गैस का यूज करके वहां से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वेंग को अपने नूडल्स के पैकेट आने का मैसेज आता है, तो वो उसे बाहर लेने के लिए जाता है। इधर गैसमैन भागते हुए अचानक से दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाता है, और जिसने दरवाजा खोला था वो और कोई नहीं बल्कि वेंग था, जो डिलीवरी लेने के लिए जा रहा था। आगे वो गैसमैन को सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। तभी टीचर वहां आकर गैसमैन को कहते हैं कि क्लास अभी बाकी है, जिसे सुनकर गैसमैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस तरफ हैमरमैन सभी गार्ड्स को ठिकाने लगाकर वहां से जा ही रहा था कि तभी उसके सामने डॉग आ जाता है। दोनों एक दूसरे को पहले तो गुस्से से देखते हैं, लेकिन तभी हैमरमैन को डॉग काफी क्यूट लगता है, तो वो उसे टच करता है। मगर तभी डॉग मौका मिलते ही उसके हाथ पर काट लेता है, जिसे देखकर हैमरमैन उसे दूर फेंक देता है। और तभी उसे पता चलता है कि डॉग ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स अपने में ट्रांसफर कर ली है, जिसके कारण वो बुढ़ा होने लगता है। वही हैमरमैन की स्पिरिचुअल फोर्स मिलने पर डॉग जायंट फ्रॉग में बदल जाता है, और वो हैमरमैन पर हमला करने ही वाला था कि हैमरमैन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा होने के कारण उसकी हड्डियां जवाब दे देती है, जिसके बाद जायंट फ्रॉग उस पर हमला करता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर इसी तरह सभी लोगों ने मिलकर शेडो किल ऑर्डर के 2 मेंबर को हरा दिया था। अब बस इनविजिबल मैन बचा है। तभी वेंग वहां आता है जहां पर इनविजिबल मैन छुपा हुआ था। वेंग कहता है, तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो? ये सुनकर इनविजिबल मैन घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही वो वेंग को डिलीवरी लेते हुए देखता है और सोचता है कि वेंग इसके बारे में बात कर रहा होगा। इस पर वेंग जवाब देता है कि नहीं, मैं तुमसे ही बात कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ।
आगे वेंग ये भी बताता है कि तुम्हारे शेडो किल ऑर्डर के सभी मेंबर पकड़े जा चुके हैं और अब सिर्फ तुम ही बचे हो। और मुझे ये बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि तुम लोग इस मिशन में फेल हो गए हो। अब ये सब सुनकर इनविजिबल मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए वेंग पर हमला करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इससे वेंग को एक खरोच तक नहीं आई थी। ये देखकर इनविजिबल मैन हैरान रह जाता है कि किसी की इतनी खतरनाक स्पिरिचुअल फोर्स कैसे हो सकती है। इसके बाद जू वहां पर आता है और वेंग उस पर याददाश्त भुलाने की स्पेल यूज करता है और कहता है कि सारे असैसिन्स को मैंने नहीं बल्कि तुमने हराया है। इसके बाद सुन, गुओ और चेन वहां पर आते हैं। जू ने बताता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वेंग उनके हाथों में जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन हम ऑडियंस को पता है कि वो नाटक कर रहा है। अब इसके कुछ टाइम बाद न्यूज पर बताया जाता है कि जू ने अकेले ही शेडो किल ऑर्डर के सभी मेंबर को ठिकाने लगाया है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वेंग को बेड पर दिखाने से होती है। दरअसल पिछले पार्ट में उसने जख्मी होने का नाटक किया था, जिसके कारण उसके सभी दोस्तों को लगता है कि वो सच में बीमार है। इसीलिए सुन घर पर ही उसका बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है। तभी वेंग की मॉम उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, अब काफी टाइम हो चुका है तुम्हें बीमार होने का नाटक करते हुए, 10 दिन हो गए हैं, अब तुम्हें अपना ये नाटक बंद कर देना चाहिए। इस पर वेंग कुछ नहीं बोलता। इसके थोड़ी देर बाद वेंग के डैड उसे बताते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे मिलने आए हैं, जिसे सुनकर वेंग वापस अपने बेड पर सो जाता है। गुओ वेंग को अपने पेट बर्ड से मिलवाता है जो वेंग की नकल कर रहा था, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद वेंग की मोम सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देखकर सुन सोचती है कि यही टाइम है वेंग की मोम को इम्प्रेस करने का। इसीलिए वो अपने अमीर होने का फायदा उठाकर वेंग की मोम को ढेर सारे गिफ्ट देती है। साथ ही में वो वेंग के लिए एक स्पेशल इंजेक्शन भी लेकर आई थी, जिसे देखकर वेंग के तोते उड़ जाते हैं। अब ये सब देखकर गुओ और चेन समझ जाते हैं सुन ये सब वेंग की मोम को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। इसके बाद सुन वेंग को इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है। इस दौरान वो काफी इमोशनल बात कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें जख्मी देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन अब तुम इस टॉनिक इंजेक्शन को लेकर पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मगर हम वेंग के चेहरे को देखकर साफ साफ समझ पाते हैं कि वो इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता है। तभी चेन वेंग को एक ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है कि ये टीचर ने तुम्हें देने के लिए कहा था। दरअसल इस ब्रेसलेट से एनुअल स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करवाई जाती है, जिससे स्कूल को पता चलता है कि किस स्टूडेंट की स्पिरिचुअल पावर सबसे ज्यादा है। ये सुनकर सुन चेन पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि वेंग की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, वो इस हालत में टेस्ट नहीं दे सकता। उसका गुस्सा देखकर गुओ और चेन की फट जाती है और वो सुन को इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन वेंग इंजेक्शन नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वो सीधे जाकर चेन से वो ब्रेसलेट ले लेता है और सबको बताता है वो काफी अच्छा महसूस कर रहा है। इसके बाद सब लोग एक एक करके स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले चेन वो अपनी पावर से एक आग का गोला बनाता है, जिसके कारण उसका स्कोर 400 आता है। दूसरी तरफ हमें कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक अपनी स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करता है और उसका स्कोर 1902 आता है, जिसे देखकर वहां पर बैठे कुछ स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं, मानो ये स्कोर उनके लिए काफी कम हो। इसके बाद उनका लीडर और क्लास का प्रेसिडेंट टेंग टेस्ट करता है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से आग जलाता है, लेकिन उसका कलर ब्लू था, जिसके कारण उसका स्कोर 4379 आता है, जो कि अब तक का हाईएस्ट स्कोर है और इसीलिए उसे फर्स्ट पोजीशन मिलती है। इधर चेन के बाद गुओ अपनी पावर ट्राई करता है और उसका स्कोर मात्र 179 आता है। ये देखकर वो खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसे रोक लेता है। अब गुओ की इस हरकत को देखकर सुन टेस्ट देने से मना करती है, लेकिन तभी अचानक से गुओ और चेन रूप बदलकर उससे कहते हैं कि तुम एक रिच फैमिली से हो और एंट्रेंस टेस्ट में काफी अच्छा किया था। हमें पूरा यकीन है
कि तुम इस टेस्ट में भी अच्छा ही करोगी, जिसे सुनकर सुन टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाती है और उसका स्कोर 4015 आता है। इसके कारण उसे पूरे स्कूल में से सेकंड पोजीशन मिलती है और इस चीज को टैंग भी नोटिस कर लेता है। अब इसके बाद आती है वैंग की बारी। सुन उसे इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है कि अगर वो ठीक नहीं है तो इंजेक्शन लगा सकता है, मगर वेंग मना कर देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे वेंग ब्रेसलेट पहनते हुए सोचता है थोड़ी ही स्पिरिचुअल पावर यूज करूंगा ताकि स्कोर ज्यादा ना आए, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती और वो काफी बड़ा स्फेयर बनाता है जिससे बाकियों की हालत खराब हो रही थी। इसीलिए वेंग उसके स्फेयर को आउटर स्पेस में भेज देता है ताकि ब्रेसलेट उसकी पावर मेजर न कर पाए। इसके बाद जब स्कोर बोर्ड अपडेट होता है तब वेंग नल यानी 0 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर था। ये देखकर टेंग और उसके साथ ही दंग रह जाते हैं कि कोई 0 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर कैसे आ सकता है। इसीलिए टेंग अपनी असिस्टेंट को सिस्टम चेक करने के लिए कहता है कि कहीं उसमें कोई बग तो नहीं आ गया। इधर वेंग को फर्स्ट पोजीशन पर देखकर चेन कहता है कि अपनी पावर हम लोगों से मत छुपाओ, हमें तुम्हारी रियल पावर देखनी है, जिससे वेंग डर जाता है। मगर जल्द ही हमें पता चलता है कि वो मजाक कर रहा था। तभी सुन वेंग को सस्पिशियस तरीके से देखती है। दरअसल उसे शक हो गया था कि वेंग जरूर उन लोगों से कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद जब सब लोग अपने घर जा रहे थे तभी गुओ कहता है कि मेरा स्कोर काफी कम आया था, शायद मुझे सिस्टम को हैक करके उसे चेंज करना चाहिए। और उसकी बातें वेंग भी सुन लेता है। इसके बाद वो रात होने पर गुओ के घर आता है ताकि वो गुओ के जरिए सिस्टम को हैक करके अपना नाम लिस्ट से हटवा सके। और उसकी बात मानते हुए गुओ भी सिस्टम को हैक करने में लग जाता है। दूसरी तरफ टेंग भी अपनी असिस्टेंट के हाथों सिस्टम हैक करवाता है वेंग के बारे में जानने के लिए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इधर गुओ सिस्टम के अंदर आ गया था और इसका पता टेंग को भी चल जाता है। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे। साथ ही में गुओ ने टेंग को पहचान लिया था कि यह वही बच्चा है जो क्लास में लड़कियों को छोड़कर बाकी सबके साथ काफी एरोगेंटली बात करता है। इसलिए गुओ उसका मजाक बनाने के लिए उसका नाम ही चेंज कर देता है, लेकिन वो वेंग का स्कोर चेंज नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टम ने उन दोनों को डिटेक्ट कर लिया था और पकड़े जाने के डर से दोनों तुरंत सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वेंग को ये बात जानकर काफी दुख होता है कि गुओ उसका स्कोर चेंज नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ टेंग के फ्रेंड्स उसका नाम चेंज होते हुए देखकर उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। दरअसल उनका कहना था कि 2 स्टूडेंट्स जिन्हें वो लोग जानते तक नहीं, उन्होंने टेंग को पीछे छोड़ दिया। तभी टेंग की असिस्टेंट सामने आकर कहती है कि नेक्स्ट मंथ स्वॉर्ड कंपटीशन होने वाला है, हम उन दोनों से वहाँ पर जरूर मिलेंगे और उन्हें इस बात के लिए बराबर सजा देंगे। इधर टेंग भी यही सोच रहा था। और फिर गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2 टीचर्स को बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें मिसेस पाल नेशनल कंपटीशन के रिजल्ट को देखकर हैरान थी क्योंकि उसमें वेंग फर्स्ट पोजीशन पर था। इस पर दूसरे टीचर मिसेस पाल से पूछते हैं कि आप वेंग को पढ़ाती हो तो आपको क्या लगता है वो कैसा स्टूडेंट है, जिस पर मिसेस पाल बताती है कि वो अपनी ही सोच में डूबा रहता है और ज्यादातर टाइम क्लास में खामोश रहता है, किसी से कुछ बात नहीं करता। आगे उन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि उनकी क्लास, जिसे क्लास 60 भी कहते हैं, उसका कंपटीशन क्लास 59 से, जो कि वही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यानी कि टेंग और उसके फ्रेंड्स। और हमें ये भी पता चलता है कि पिछले 100 सालों में इन दोनों क्लास के बीच 24 बार कंपटीशन हुआ, जिसमें से 23 बार क्लास 59 जीता और 1 बार मैच ड्रॉ हुई थी, वो भी सिर्फ जू के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण। तभी जू कहता है कि इस बार का कंपटीशन अलग होगा, कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि स्वॉर्ड कंपटीशन जिस जगह पर होने वाला है उसकी रिपोर्टिंग कर रही थी, जहां पर हम क्लास 59 के कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें टेंग भी शामिल था। वो रिपोर्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपनी पावर का बेहतरीन यूज करता है। तभी रिपोर्टर उसका रिजल्ट नेशनल स्क्रीन पर प्ले करती है, जिसे देख टेंग खुद को ही चोट पहुंचा बैठता है क्योंकि पिछले एपिसोड में गुओ ने उसका नाम चेंज करके फनी सा रख दिया था। आगे रिपोर्टर टेंग का इंटरव्यू लेती है, जिसमें टेंग क्लास 59 की काफी तारीफ करता है। वो लोग इस कंपटीशन को जीतने के लिए
पिछले 1 महीने से कड़ी मेहनत कर रहा है। साथ ही में वो क्लास 60 की काफी बुराई भी करता है, जिसे वेंग और उसके दोस्त टीवी पर देख रहे थे। तभी रिपोर्टर कहती है कि क्लास 60 का एक स्टूडेंट जिसका नाम वेंग है वो टॉप पोजीशन पर है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिसे सुनते ही टेंग गुस्से से पीला हो जाता है और उसका ये रूप देखकर रिपोर्टर अपनी बात बदल देती है और टेंग भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस तरफ स्कूल में जू और टीचर मिलकर स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए सुन, वेंग, गुओ और चेन को भेजने का डिसाइड करते हैं। लेकिन मिसेस पाल का यहाँ पर कहना था कि सुन के अलावा ग्रुप में कोई इतना खास नहीं है। तभी जू मिसेस पाल को रोमांटिक अंदाज में कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उन्हें कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयार कर लोगी। जिसे सुनकर मिसेस पाल पिघल जाती है और मना नहीं कर पाती है। आगे मिसेस पाल कहती है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए टीम में टोटल 5 मेंबर होने चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 ही हैं। तभी जू उन्हें डॉग दिखाता है जो कि असल में जायंट फ्रॉग था, जिसे देखकर मिसेस पाल हैरान रह जाती है क्योंकि वो लोग कंपटीशन में डॉग को नहीं भेज सकते। इस पर जू कहता है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि एनिमल्स कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि सालों पहले एक फॉक्स ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वो लोग जीते भी थे। लेकिन फिर भी जू मिसेस पाल के लिए डॉग को ह्यूमन में ट्रांसफर करने का शेल पड़ता है, जिससे वो ह्यूमन में बदल तो जाता है लेकिन उसका मुंह अभी भी डॉग का था। इसके कारण वो किसी डेमन से कम नहीं लग रहा था, इसीलिए जू उसे वापस बदल देता है। आगे जू कहता है कि अगर डॉग ने पावर टेस्ट की तो उसका स्कोर आराम से 5000 तो आएगा ही। साथ ही में वो डॉग को यह भी कहता है कि अगर इस बार हम कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हें कैद से आजाद कर दूंगा। जिसे सुनकर डॉग की आंखें चमकने लगती हैं और जब वो पावर टेस्ट करता है तो उसका स्कोर सच में 5000 आता है। इस तरफ क्लास 59 के कुछ स्टूडेंट्स टेंग का मजाक उड़ाते हैं कि अब तो एक डॉग ने भी तुम्हें पीछे छोड़ दिया, जिसे देखकर टेंग को काफी गुस्सा आता है। इधर स्कूल छूटने के बाद टीचर सुन, वेंग, गुओ, चेन और डॉग को वी चैट ग्रुप में ऐड करते हैं और बताते हैं कि तुम पांचों को स्कूल की तरफ से नेशनल स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए चुना गया है। साथ ही में ये भी कि अगले 3 दिनों में उन्हें स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उन्हें दिखानी होगी, जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जब चेन ये बात अपने डैड को बताता है तब उसके डैड उसे अपनी खानदानी स्वॉर्ड देते हैं, जिसे लेते वक्त चेन काफी इमोशनल होता है और लिटरली रोने लगता है, मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद एक एक करके सब लोग अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड दिखाने लगते हैं। वहीं सुन की स्वॉर्ड देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी, क्योंकि वो काफी रेयर होती है। तभी टीचर वेंग और डॉग को भी स्वॉर्ड दिखाने के लिए कहते हैं, जिस पर गुओ कहता है डॉग के पास कैसे स्वॉर्ड हो सकती है, जिसे देखकर डॉग अपनी स्वॉर्ड दिखाता है। इतना ही नहीं, वो ग्रुप में इन लोगों के साथ चैटिंग भी कर रहा था। अब सब लोगों ने अपनी अपनी स्वॉर्ड दिखा दी थी, बचा था सिर्फ वेंग। सब लोग उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वे लोग ये तक कहते हैं कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड है भी या नहीं, लेकिन वेंग इन सब बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो नूडल्स खाने में बिजी था। वहीं उसका खाना हो जाने के बाद वो ग्रुप में बस यस लिखता है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम टेंग को उसकी सीनियर से बात करते हुए देखते हैं। सीनियर पूछती है कि कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है। इस पर टेंग जवाब देते हुए कहता है कि काफी अच्छी। तभी सीनियर लिस्ट देखती है जिसमें सिर्फ 4 ही मेंबर थे, जबकि 5 मेंबर होने चाहिए थे। इस पर टेंग कहता है कि 5वां मेंबर वो बंदा है जिसके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। सीनियर ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि उस बंदे को शामिल करके तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो टेंग कहता है कि इस साल हमें किसी भी सूरत में क्लास 60 से हारना नहीं है, जिसे सुनकर सीनियर उस आदमी को शामिल करने के लिए मान जाती है। साथ ही में वो टेंग को कंपटीशन का फुल कंट्रोल देती है। वहीं जाते जाते टेंग कहता है कि मैं जीत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर सीनियर कहती है कि उस आदमी के हमारे टीम में होने से हारने का सवाल ही नहीं उठता। अगले सीन में हम टेंग की असिस्टेंट को एक गली के पास देखते हैं। वो बुफेंग को कंपटीशन के बारे में बताने आई थी। गाइस, दरअसल ये वही आदमी होता है जिसके बारे में टेंग अपनी सीनियर से बात कर रहा था। हम देखते हैं बुफेंग काफी स्ट्रॉन्ग है और वो अकेले ही कई लोगों को मार गिराता है, और इसी के कारण से टेंग उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है ताकि वो वेंग को सबक सिखा सके। आगे बुफेंग पूछता है
कि क्या काउंसिल को पता है कि मैं टीम में आने वाला हूँ। इस पर टेंग की असिस्टेंट हाँ में जवाब देती है और फिर बुफेंग भी स्वॉर्ड कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के रीकैप को दिखाने से होती है कि कैसे टीचर्स ने खुद से ही वैंग और उसकी टीम को स्वॉर्ड कंपटीशन में भेजने का डिसाइड किया था, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वैंग कंपटीशन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अगर गलती से उसने कंपटीशन में अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया तो दुनिया में चारों तरफ तबाही आ सकती है। मगर अपने दोस्तों और टीचर की सीरियसनेस देखकर वैंग कंपटीशन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो मॉम डैड से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। तभी हमें टीवी पर चल रही न्यूज से पता चलता है कि शेडो ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में एक काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दरअसल ये ब्लास्ट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड और स्पिरिचुअल फिगर को एक साथ लाने की वजह से हुआ था। तभी बिल्डिंग के बाहर शेडो ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर आती है और वो पुलिस वालों को बिल्डिंग के अंदर जाने से मना कर रही थी, लेकिन पुलिस वाले कहाँ किसी की सुनते हैं और वो उसकी पिटाई कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर इमोर्टल हीरोज आते हैं, जिसमें जू भी शामिल था। वही जू को देखकर रिपोर्टर उससे इस घटना के बारे में पूछते हैं। इस पर जू कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब शेडो ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का कोई कारनामा किया हो। साथ ही में वो लाइव टीवी पर शेडो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को चैलेंज करता है कि वो उसे रोक कर रहेगा। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस ये सब टीवी पर देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो टीवी तोड़ देती है। इस तरफ वैंग अपनी मॉम डैड से स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वे लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं कि मानो उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। तो वैंग खुद ही अपनी स्वॉर्ड को ढूंढने लगता है। वो स्टोर रूम में एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें से काफी लाइट बाहर निकल रही थी। ठीक उसी समय टीचर वैंग को मैसेज करके बताते हैं कि वे लोग कल क्लास 69 से मिलने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन में उनका पार्टिसिपेशन कंफर्म करने के लिए। खैर, फिर हम देखते हैं बॉक्स में से एक बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देखकर वैंग उसे तुरंत बॉक्स के अंदर बंद कर देता है, लेकिन उसके कारण वैंग की गर्दन पर लगे सील में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वैंग उस बच्चे को छुपाने के लिए अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा ही यूज कर रहा है और इसके कारण सील धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है। अगले दिन वैंग की स्वॉर्ड को देखकर गुवो और चेन उसका मजाक उड़ाते हैं कि यह किसी बच्चे की स्वॉर्ड लग रही है। वही चेन भी मन ही मन सोच रहा होता है कि उसकी स्वॉर्ड के सामने वैंग की स्वॉर्ड कुछ भी नहीं है। पर सुन वैंग की स्वॉर्ड को क्यूट कहती है, जिसे सुनकर चेन को काफी बड़ा धक्का लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद वहाँ पर टीचर्स आते हैं और उनमें से एक टीचर वैंग से पूछता है कि कंपटीशन में उन्हें कम से कम 5-6 दिन लगने वाले हैं, तो वो अपना सामान साथ लेकर क्यों नहीं आया। जिसका जवाब वैंग मन ही मन देता है कि वो क्लास 59 के पास पहुँचते ही बीमार होने का नाटक करेगा, जिसके कारण उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा और वो इस तरह से अपनी पावर से दुनिया को खत्म होने से बचा लेगा। इसके बाद बस आ जाती है और सभी लोग क्लास 69 की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे एक आदमी जू को कोई इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे सुनने के बाद जू अपने कुछ सोल्जर के साथ एक बिल्डिंग में आते हैं। वहाँ पर उन्होंने किसी लड़की को पकड़ के रखा हुआ था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस है। जू उसके करीब जाता है, लेकिन तभी वो लड़की क्रीपी सी स्माइल देती है और उसी वक्त वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि ये सब लेडी बॉस की इमेजिनेशन थी, जो स्कूल बस को फॉलो कर रही थी। दरअसल दोस्तों, लेडी बॉस अपने ही जैसी दिखने वाली एक लड़की को पुलिस के हाथों पकड़वा देती है, जिसमें बॉम्ब फिट किया गया था, ताकि जब जू से देखने के लिए आए तो वहाँ पर एक ब्लास्ट होगा जिसमें जू मारा जाएगा। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी तक उसने सून पर जितने भी अटैक किए थे उन सभी को जू ने ही रोका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जू नहीं बल्कि वैंग था। इस तरफ हम स्कूल बस में वैंग को देखते हैं। उसकी बॉडी में से बार बार वही बच्चा बाहर आ रहा था
जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन वेंग उसे बार बार वापस अपनी बॉडी में डाल रहा था। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेंग बच्चे को, जो कि असल में उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट है, उसे एक शर्त पर अपने साथ बाहर लेकर जाने के लिए माना था कि वो उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा, जिस पर बच्चा एग्री भी हुआ था। अच्छा दोस्तों, आगे हम इस बच्चे को बच्चा न कहकर स्पिरिट कहकर पुकारेंगे, ताकि एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो वे लोग क्लास 60 के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सीनियर एक्स वेंग और उनकी पूरी टीम का वेलकम करती है। आगे हम सीनियर एक्स और मिसेस पाल के बीच दुश्मनी देख पाते हैं। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिसेस पाल और सीनियर एक्स कभी बेस्ट फ्रेंड प्लस रूममेट हुआ करते थे, लेकिन आज प्रेजेंट में किसी कारण से दोनों के बीच दुश्मनी चल रही है। आगे सीनियर एक्स सुन के पास जाकर क्लास 59 की बुराई करते हुए कहती है कि सुन के पेरेंट्स स्कूल को काफी अच्छी फंडिंग दे रहे होंगे, जिसे सुनकर मिसेस पाल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके एक स्टूडेंट के पास जाकर कहती है कि मैंने कई बार इसे टेलीविजन पर देखा है, जो कि मशहूर है जूनियर्स की रैगिंग करने में, एग्जाम में चीटिंग करने में। दूसरी तरफ सीनियर एक्स को मिसेस पाल की ये बातें किसी हथियार की तरह चुभ रही थी। आगे सीनियर एक्स वेंग पर अपने मैजिक का यूज करती है। दरअसल वो वेंग की स्पिरिचुअल फोर्स मेजर करना चाह रही थी, तो वेंग इसे अपॉर्चुनिटी समझकर स्टमक पेन का नाटक करता है। लेकिन तभी सीनियर एक्स के मैजिक की वजह से वेंग का सील टूट जाता है और उसके कारण उसकी बॉडी में से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। यह देखकर आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, और तो और लेडी बॉस भी उसकी एनर्जी को देखकर हैरान हो जाती है। तभी लेडी बॉस को एक कॉल आता है कि जू को मारने का उनका प्लान फेल हो गया। दरअसल जू को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसीलिए उसने फुर्ती दिखाकर बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। इस पर लेडी बॉस कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान रेडी है। दूसरी तरफ हमें वेंग के मॉम डैड दिखाए जाते हैं। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वेंग की सील टूट चुकी है। वे लोग मस्त होकर टीवी देख रहे थे। इधर जब वेंग की पावर शांत होती है, तब स्पिरिट उसे बताता है कि मैं यही बात तो बताने के लिए बार बार बाहर आ रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसके बाद सुन वेंग के पास आकर उसे संभालती है और सीनियर एक्स को कुछ करने के लिए कहती है। वहीं सीनियर एक्स को लगता है कि ये सब बुफेंग का काम है। तभी हम बुफेंग को छत पर देखते हैं। वो डोर से सब कुछ देखकर वहां से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। 这个游击学员。हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप लोग देख रहे हैं सुरेश पाई यूट्यूब चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और वांग के क्लास 59 के स्टूडेंट हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसकी सीट टूटने से वो बेहोश हो गया था। वांग की हालत देखकर सुन भी उसका पीछे जाने वाली होती है, लेकिन टैंग उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें याद है हम मेरी नर्सरी स्कूल में थे। मगर सुन को उसी बातों में कोई रुचि नहीं होती, उसे सिर्फ वांग की चिंता होती है। इसलिए वो टैंग से कहती है कि वह रास्ते छोड़ दे। टैंग अपनी बातों में इतना उलझा होता है कि तुम उसे मुकाम मानने जा रही होती है, और उससे पहले टैंग की निशान से पहले उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी चैन आगे आता है सुन की हेल्प करने, लेकिन टैंक के दोस्तों ने उसे भी रोका। टैंक फिर कहता है वांग यहाँ सुरक्षा में है, लेकिन उसी वक्त किसी ने स्पेशल एनर्जी से वांग पर हमला कर लिया, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। सिंगल स्टूडेंट रिएक्ट करती है और वांग को क्लोज बैंडेज से ढक देती है। अटैक देखकर सोन अपने इमोशन को संभाल नहीं पाती और उसे शक होता है कि ये सब टैंक का किया हुआ है। वो उसे स्पेशल शॉट से टैंक पर वार करती है, लेकिन टीचर समय पर आके दोनों को शांत करते हैं और कह देते हैं कि शॉट का उसे सिर्फ कंपटीशन डाला हुआ है। थोड़ी देर बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि वांग पर अटैक करने वाला और कोई नहीं, ब्लू फेंग ही था। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर वांग की पट्टियां हटाते हैं तो वो वहाँ से गायब होता है। असल में उसने पहले ही अपने आप को कहीं और रिपोर्ट कर दिया था। टेलीपोर्टेशन का यूज करने की वजह से उसकी सील और ज्यादा कमजोर पड़ गई। वहाँ गुरु अपने पिताजी को फोन लगाता है, जो उस समय वॉशरूम में बैठे वीडियो देख रहे थे। वहाँ उन्हें बताते हैं कि पावर इस्तेमाल करने से सील थोड़ी टूट गई है। पिताजी तुरंत एक नई सील लेकर निकल पड़ते हैं क्लास 59 की तरफ। वहाँ का प्लान होता है कि कंपटीशन के पहले नई सील लगा लें, ताकि कंप्यूटर के दौरान पावर ओवरलोड ना हो और दुनिया किसी बड़ी तबाही से बच गई। दूसरी तरफ सीनियर क्लास के स्टूडेंट को ट्रेनिंग फैसिलिटी दिखाती है, जो किसी हॉलीवुड मूवी के सेट लग रहा था। सभी लोग वहाँ की भव्यता देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर सीनियर एक्स कॉम्पिटिशन के रूल बताती है। कॉम्पिटिशन में 5 रूल हैं: मेटल, वुड, वाटर, एयर एंड अर्थ। जिस टीम ने पहले अपनी शॉट इंसर्ट की वो टीम विजेता बनेगी। वो ये भी बताती है कि कॉम्पिटिशन पहले क्लास 60 कैंपस में होने वाला था, लेकिन शेडो ऑर्गेनाइजेशन के अटैक के कारण लोकेशन को शिफ्ट कर क्लास 59 के कैंपस में कर दिया गया, जो जगह क्लास 60 के लिए बिल्कुल नहीं और अनफेयर है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ कैंपस में भटक जाता है, क्योंकि कैंपस काफ़ी बड़ा होता है। क्लास 60 के स्टूडेंट मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम लोग कंप्यूटर में कम्पीट करने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी टीम में सिर्फ 4 लोग हैं। वो मजाक में कहता है लगता है तुम्हारी मैथ वीक है, क्योंकि हम 5 हैं। अब उनका फेस मेंबर ब्यूफेन पानी में से ड्रामेटिक एंट्री करता है। तब उसके आगमन से
चौंक जाते हैं। टीचर भी हैरान रह जाती है। वो चेतावनी देता है कि उसकी पावर काफ़ी हाई लेवल की है। इसी बीच यूफेंग रिपोर्ट होकर सुन के पीछे पहुंच जाता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है। एक गुलाब देता है। सुन गुलाब लेने से इनकार कर देती है और कहती है मैं तुम्हें जानती भी नहीं और मुझे तुम्हारा फुल का क्या फ़ायदा। यूफेंग उसे टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है और फैंग से के प्लान गुस्से में उसे आकर उस पर हमला कर देता है। यूफेंग काफ़ी पावरफुल था। उसके चेन को एक ही झटके में दूर फेंका लेकिन चेन हार नहीं मानता और एक बार और अटैक करता है। एक बार यूफेंग उसे जोर से पीट देता है पर चेन फिर भी हिम्मत नहीं रखता। अपने पिता की बात याद करके हमारी फैमिली कभी हार नहीं मानती। वो फिर से अटैक करता है। यूफेंग आसानी से बच जाता है और नेगेटिव एनर्जी से चेन का हाथ पिघला देकर उसका शरीर दूर फेंक देता है। तभी शो के हीरो वांग की मजेदार एंट्री होती है। वो चेन को संभालता है और उसका हाथ भी वापस लाता है जो सब हैरान जिसको हैरान कर देता है क्योंकि वांग की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही थी। यूफेंग की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और जब वो किसी स्पिरिचुअल फोर्स के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ एक्सप्लोजन होता है। डॉक्टर सोचता है अगर वांग की स्नेह पूरी तरह टूट गई तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। यूफेंग वांग पर अटैक करता है पर वांग पर उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए वांग की पावर से कई गुना ज़्यादा होती है। फिर वांग वही गुलाब सुन को देता है जो वुफेंग देना चाहता था। वुफेंग हैरान हो जाता है कि उसकी पॉकेट से गुलाब का चोरी हो गया। सीनियर अनाउंस करती है कि सब लोग आ चुके हैं और अब कंपटीशन की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तब छत पर एक लड़की उल्टी लड़की होती है जो सब आते चुके सुन रही होती है। अगले सीन में हमें रू दिखाई देता है जो कुछ गहरा सोच रहा होता है और फिर कहीं जाने के लिए निकल पड़ता है। वही लड़की जो छत पर छुपी थी वहाँ को नजर लगती है और हमें पता चलता है कि वो शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है जिसका नाम है लेडी बॉस। वो वहाँ को मारने आई होती है तो वुफेंग उस जगह पहुँच जाता है। लेडी बॉस से छुपने के लिए कहती है कि मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ। तब वुफेंग उसे पहचान जाता है और लड़ भी करने लगता है। नई गर्लफ्रेंड बन जाओ कहता है। लेडी बॉस कहती है मैं किसी मैचुरल लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं कर चाहती। ये सुन के वुफेंग गुस्सा हो जाता है और उसे बूढ़ी औरत कह देता है। लेडी बॉस उसे जोरदार पंच मारती है और दूर फेंक देती है और कहती है तुम आखिर आदमी हो जिन्होंने मुझे मौका दिया है। वुफेंग को पहली बार कोई टक्कर में मिला था इसलिए वो अपनी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा कर एक गोला बनाता है। लेडी बॉस बिना डरे उसे सामने खड़ी कहती है और दो उंगलियों से उसकी एनर्जी को तोड़ देती है। वुफेंग शॉक में आ जाता है क्योंकि पहली बार ने उसे हराया और लेडी बॉस ने भी उसे धूल चढ़ा दी। दूसरी तरफ वांग नूडल्स का पैकेट लेकर आराम से जा रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है लेडी बॉस पर। वुफेंग को रस्सी से बांध रही थी सीन होता है और वहाँ के हाथ से नूडल्स का पैकेट गिरता हुआ दिखाया देता है और इस तरह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फुल सिंपाई में। तो एपिसोड 10 की शुरुआत होती है। हम लेडी बॉय को देखते हैं जिसने पिछले की पार्ट में वांग और वुफेंग को पकड़ उन्हें स्कूल के टेरेस पर ले जाती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी उनके साथ होता है जो लेडी बॉस के साथ मिलकर उन दोनों को टॉर्चर करता है। लेडी बॉस वांग को बार बार लात मारकर परेशान करती है क्योंकि उससे पता होता है कि शौर्य वांग उसे पसंद करती है। वांग के अंदर का गुस्सा उभर आता है और उसकी पावर से आसपास का माहौल बिगड़ने लगता है। ये देखकर स्पिरिट समझ जाता है कि वांग कंट्रोल से बाहर हो रहा है। अगर उसे तुरंत शांत नहीं किया गया तो उसकी सील टूट सकती है जो दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। स्पिरिट एक आइडिया लगाता है। उसे याद आता है कि वांग को रेड बुल बहुत पसंद है। लेडी बॉस के कहने पर बूढ़ा आदमी वुमेन वुफेंग के कुछ बाल काट कर उसे दे देता है। दूसरी तरफ टीचर और स्टूडेंट एक मीटिंग कर रहे होते हैं इलेक्शन के कंपटीशन के लिए। तभी वुफेंग सबको बताता है कि वांग को किडनैप कर लिया गया है। सीन कट होता है। वांग और वुफेंग दोनों बंधे हुए दिखाई देते हैं। लेडी बॉस वुफेंग के बालों का इस्तेमाल करके अपना रूप बदल लेती है ताकि सुन को मार सके। ओल्ड मैन वुफेंग को बताता है कि जैसे ही लेडी बॉस का काम पूरा होगा वो उसे छोड़ देगी। तभी वुफेंग ओल्ड मैन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो शैडो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता है, पर ओल्ड मैन उसकी चाल समझ जाता है। वुफेंग ओल्ड मैन से कहता है आपको यहाँ छोड़ दिया गया है तो आप कोई वॉरियर जरूर होंगे। ओल्ड मैन मुस्कुरा कर कहता है मैं तो बस उनका ड्राइवर हूँ। वुफेंग मजाक उड़ाता है अगर शैडो ऑर्गेनाइजेशन में सोल्जर नहीं बचे तो ड्राइवर को मिशन पे भेज रहे हैं। तभी ओल्ड मैन अपनी पावर दिखाता है। बिल्डिंग के सारे शीशे टूट जाते हैं। स्पिरिट वांग से कहता है कि ओल्ड मैन के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स है पर वो छुपा रहा है। वुफेंग सबको लेडी बॉस का डिस्क्रिप्शन देता है जो कम करता है कि ये वही लेडी बॉस है जिन्होंने वांग को उड़ाया है। टैंक ईशा से कहता है कि वो वांग की स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रैक करे ताकि उसे लोकेशन मिल सके। ईशा अपनी कैमरा पावर से तुरंत पता लगा लेती है। सुन की सीनियर बॉडीगार्ड समझ जाते हैं कि सुन जरूर बताओ प्रायोरिटी सुन को बचाना है। तभी ट्विस्ट आता है। सुन अपना बॉडी रिपेयर करके वापस मीटिंग रूम में आती है। वो कहती है वांग मेरा खास दोस्त है, मैं उसे डेंजर में नहीं छोड़ सकती। सीनियर बॉडीगार्ड इमोशनल हो जाता है क्योंकि सुन अपने बॉडीगार्ड के साथ वांग को बचाने जाती है और सीनियर स्टूडेंट को कहते हैं कि वो सुन के ग्रुप को फॉलो कर रियल बैटल कैसे होती है देखने के लिए ओल्ड मैन म्यूजिक सुनते हैं। वो डांस कर रहा होता है। तब वांग उससे कहता है अपनी रियल पावर दिखाओ ताकि हम यहाँ से निकल सके, पर वांग आराम से सो रहा होता है। बस वुफेंग शॉक हो जाता है ये बंदा इतने खतरनाक हालात में भी सो रहा है। तब सुन और उसके बॉडीगार्ड आते हैं और ओल्ड मैन पर अटैक करते हैं लेकिन ओल्ड मैन भी पावरफुल निकलता है। उससे कई बड़े फाइटर जुड़ जाते हैं।
और मैंने एक येलो स्पिरिचुअल सर्कल बनाता है जिससे पावरफुल एनर्जी निकलती है। सब लोग स्टन हो जाते हैं। सोन अपनी ब्लू एनर्जी से उस येलो एनर्जी को तोड़ देती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट स्कूल के बाहर होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते। नेक्स्ट डे ओल्ड मैन का फ्लैशबैक आता है। इसमें वो लेडी बॉस के साथ दिखता है। दोनों क्लोज दिखती हैं। ईशा टैंक से कहती है कि ब्यूफेन कुछ बदला बदला लग रहा है, उससे संभल कर रहना। ओल्ड मैन और एक लड़की की बैटल चल रही होती है। लड़की ओल्ड मैन के सामने टिक नहीं पाती, तभी जो जाकर उसे बचा लेते हैं। ओल्ड मैन कहता है मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जो कहता है सरेंडर कर दो, लेकिन फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर वर्जन भी फंक्शन को मारता है पर बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है क्योंकि वो सोन को बचपन से प्रोटेक्ट करता आया है। तब एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें स्नाइपर होता है। वो ओल्ड मैन पर फायर करता है। ओल्ड मैन जमीन पर गिरता है। मरते हुए भी ओल्ड मैन अपना मिशन नहीं भूलता। अपने आप को बम बना लेता है ताकि जो रू को मार सके, लेकिन रू टाइम पे उस एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है और बच जाता है। फेक वर्जन फंक्शन को मारना जाता है पर वहाँ इमॉर्टल गार्डियंस आ जाते हैं। फंक्शन रुक जाते हैं। टाइम उसे लेकर निकल जाता है। वैंग से स्पिरिट पूछता है कि रियल ब्यूफेन का क्या करना है। वांग कहता है वो यहीं रहे और वह ब्यूफेन पर नजर रखे। वांग सोचता है अगर डिफरेंट कंपटीशन के टाइम पे ब्यूफेन नहीं आया तो कंटेस्ट कैंसिल हो जाएगा। उसे पता नहीं होता कि लेडी बॉस अभी भी फेक प्लान बन के घूम रही है। अगला दिन कंपटीशन स्टार्ट होता है। वांग फेक ब्यूफेन को देखकर हैरान होता है। उसे लगता है ये असली कैसे आ गया। सब लोग क्रिस्टल के हाथ रख कर टेलीकास्ट होने लगते हैं। तब वांग के डैड आते हैं पर वांग पहले ही टेलीपोर्ट हो चुका होता है। रू वांग के डैड को रिएक्शन देखकर कंफ्यूज हो जाता है। मिस पाल को भी कुछ अजीब लगता है। बाद में वांग के डैड जो रू को सील के बारे में सब कुछ बताते रहते हैं। रू ये सुनकर शॉक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं हम लोग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग बुओ और लाल बालों वाले जोकर को दिखाने से होती है। वो लोग रुके हुए थे क्योंकि बुओ की वर्ड पावर कम हो गई थी। इसे देखकर लाल बालों वाला जोकर उसका मजाक उड़ाते लगता है। अब तुम्हारे पास अटैक करने के लिए वर्ड्स भी नहीं बचे और ऊपर से तुम सेम वर्ड्स दोबारा यूज भी नहीं कर सकते। वहीं पर डॉग बिहारियों में देखता है और मन ही मन कहता है लड़ो और लड़ो ताकि मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स मिल सके। लेकिन जैसे ही वो पास में वैंग को देखता है वो दोबारा घबराकर झाड़ियों में छुप जाता है। के बाद लाल बालों वाला जोकर वैंग पास में बैठा था उसे यूजलेस कहकर लात मार देता है और नीचे गिरा देता है। यह देखकर वो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो एक न्यू वर्ड के साथ अटैक कर यूजर हार्टलेस एरोगेंट वगैरह वगैरह ये सब वर्ड सुनकर वैंग अपने आप को रिएक्ट करता है। दरअसल उसे लग रहा था कि वो सच में यूजलेस है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी कुछ खास नहीं किया और न ही कभी अपने दोस्तों से सीधे मुंह बात की है, जबकि वे लोग हमेशा उससे अच्छे से बात करते हैं। अब ये सोचते हुए वैंग को काफी बुरा लगता है जिसका उसकी सील डैमेज होने लगती है और उसकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखकर डॉग उसकी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करने के लिए उसकी तरफ जाता है और वैंग से कहता है इस वक्त तुम फ्रीली अपनी स्पिरिचुअल फोर्स यूज कर सकते हो। अब डॉग के साथ मर्ज होने के कारण वैंग को रूप बदल जाता है और वैंग के बदले हुए रूप को देखकर लाल बालों वाला जोकर क्रू से उसका मजाक उड़ाने है। लेकिन इस बार जैसे ही वैंग उसकी स्वॉर्ड को सिर्फ एक उंगली से टच करता है उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर लाल बालों वाला जोकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड काफी स्ट्रांग थी। इसके बाद वैंग उसे साइड में हटाने के लिए हल्का सा टच करता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो और वो होते हुए काफी दूर चला जाता है। और गैस ये वही सीन होता है जो हमें पिछले पार्ट में देखा था। इसके बाद वैंग वुड राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट करके कब्जा कर लेता है और इसी कारण पिछले एपिसोड में जब 10 ने वाटर राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट की थी तब उनका काउंट बढ़ने के बजाय कम हो गया था। अब ये सारा नज़ारा टीचर्स भी मॉनिटर पर देख रहे थे कि कैसे वैंग ने डॉग के साथ मर्ज किया। ये देखकर सीनियर एक्स अपने टीचर को मस्का लगाते हुए पूछती है क्या आप वैंग को ये ट्रिक सिखाई। इसके बाद टीचर भी चली पर चढ़ जाते हैं और हमें जवाब देते हैं जिस पर सीनियर एक्स कहते हैं कि आप मुझे बाद में ये ट्रिक सिखा सकते हो
इसे सुनकर टीचर के मन में लड्डू फूटने लगता है और वो तुरंत हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हम टैंक को देखते हैं जो समझ ही नहीं पा रहा था कि उनका पॉइंट कैसे कम हो रहा थे। तभी ईशा उसे बताती है कि वैंग ने डॉग के साथ मर्ज किया है और इससे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इसे सुनकर टैंक हैरान हो जाता है क्योंकि वो वैंग को एक कमजोर स्टूडेंट समझ रहा था। आगे टैंक ईशा से वैंग की लोकेशन के बारे में पूछता है तो ईशा बताती है कि वैंग अभी मेटल राउंड की तरफ जा रहा है। ये सुनकर टैंक यूफेंग और अपने एक और साथी को अर्थ राउंड पर कब्जा करने के लिए भेजता है। क्योंकि डू और सुन वहाँ पर नहीं थे और चैन मेटल राउंड में बेहोश पड़ा था। इसके बाद टैंक अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता है और सोचता है अगर हम पांचों एक साथ वैंग पर अटैक करेंगे तो वो हम आसानी से हरा देगा क्योंकि उसकी पावर अब काफी ज्यादा हो चुकी है। इसलिए वो एक बेहतरीन प्लान बनाता है। वैंग इस राउंड में प्रेजेंट होगा, हम उस राउंड को छोड़कर बाकी सब राउंड पर एक साथ के पास हमेशा सिर्फ एक ही राउंड रहेगा और 59 के पास बाकी सारे राउंड्स, यानी हम आखिर में आसानी से ही जीतेंगे। ऐसा टैंक को लगता है, इसलिए वो ईशा को तुरंत वो राउंड में आने के लिए कहते हैं। इस तरफ वैंग भागता हुआ मेटल राउंड में आता है जहाँ पर चैन बेहोश पड़ा था तो वो कैसे तैसे करके उसे होश में लाता है और उसे सही सलामत देखकर मेटल रोड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है। इसके कारण अब प्लेयर 60 का स्कोर 3 और प्लेयर 69 का स्कोर 5 हो जाता है। वहीं स्कोरबोर्ड देखकर चैन हैरान रह जाता है कि उन लोगों ने इतने राउंड कप जीते। साथ ही में वो वैंग से उसके हुलिया के बारे में पूछता है। इस पर वैंग उससे बताता है कि मैंने और डॉग ने एक साथ मर्ज कर लिया है। इसे सुनकर चैन काफी खुश होता है और उसे खुश देखकर वैंग भी मुस्कुराने लगता है। दरअसल वैंग को खुद पता नहीं होता कि उसके चेहरे पर ये स्माइल कहाँ से आ गई। वहीं वैंग को हंसते हुए देखकर उसकी डॉग की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वैंग बचपन से ही काफी सीरियस था। तभी वैंग देखता है कि जितने भी राउंड पर उसने कब्जा किए थे उन्हें वापस क्लास 59 ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह देखकर वैंग को काफी गुस्सा आता है और इसके कारण उसकी नेगेटिव एनर्जी लीक होने शुरू हो जाती है। यह देखकर डॉग उससे कहता है अपने आप पर कंट्रोल रखो, मैं इतनी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं। जैसे दिन सुन और वो वैंग और चैन को कांटेक्ट करते हैं। वहीं सुन की आवाज सुनकर वैंग अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। आगे सुन देते हुए पॉइंट को देखकर सभी को कहती है हम वैंग को किसी एक राउंड को सिक्योर करने के लिए वहां छोड़ देंगे क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा है और टैंक और उसको ग्रुप उसके साथ लड़ने के लिए नहीं आएंगे। इस तरह हमारे पास एक राउंड सिक्योर रहेगा। साथ ही में वो चैन को मेटल राउंड की सुरक्षा करने के लिए वहां भी रुकने को कहती है। इसे सुनकर चैन जोश में आकर अपनी पावर दिखाने के लिए छाती पीटने लगता है। इसके बाद सुन और बुबू अर्थ राउंड पर कब्जा करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहां पर टैंक की टीम का सिर्फ एक ही मेंबर पहरा दे रहा था। दूसरी तरफ ईशा टैंक को इन्फॉर्म करती है कि सुन और बुबू बड़ी तेजी से अर्थ राउंड की तरफ जा रहे हैं। इसे सुनते ही टैंक तुरंत ईशा के साथ वहीं की तरफ निकल पड़ता है। यह बुबू अर्थ राउंड पर पहुंचकर टैंक के सिस्टम मेंबर को उल्टी सीधी बातें करके चढ़ाने लगता है। इसे देखकर टैंक का फ्रेंड काफी ज्यादा चढ़ जाता है तो उसे बुबो पर बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही वो बुबो की तरफ जा ही रहा था तभी टैंक उससे कहता है अगर तुमने आज अर्थ राउंड अपने हाथ से जाने दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसे सुनते ही वो होश में आ जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि सुन वहां पर स्वॉर्ड इंसर्ट करने ही वाली थी। इसे देखकर वो सुन की तरफ भागने लगता है और उसमें सुन की तरफ जाता हुआ देखकर वो हमला करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लास 59 और क्लास 60 दोनों टीम्स कंपटीशन वाली जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं। इसके बाद हमें टेंग और उसका ग्रुप दिखाया जाता है। वो एक साथ एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे जबकि वैंग और उसके दोस्त अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे। आगे टेंग ईशा को सिस्टम हैक करके वैंग और उसके दोस्तों की लोकेशन पता लगाने के लिए कहता है तो ईशा अपनी पावर का यूज करती है और जल्दी ही उसे सबकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि चेन मेटल राउंड में है, सून वोटर राउंड में है, डोग फायर राउंड में है। साथ ही उसे डोग के पास बुफेंग की स्पिरिचुअल फोर्स भी डिटेक्ट होती है। तभी लाल बालों वाला जोकर उससे सबसे कमजोर बच्चे के बारे में पूछता है। दरअसल गाइस
यहाँ पर वेंग की बात हो रही है। इस पर ईशा कहती है कि सिस्टम ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स नल डिटेक्ट की थी, इसलिए मैं उसे ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ। तभी टेंग कहता है कि मेटल अर्थ और वोटर राउंड में वो नहीं है और एयर राउंड में वो खुद खड़े हैं। इसका मतलब वो जरूर वोटर राउंड में होगा। ये सुनते ही लाल बालों वाला जोकर वेंग से लड़ने के लिए वोटर राउंड की तरफ चला जाता है। जस्ट दिन टेंग का एक और मेंबर कहता है कि ये तो सिर्फ 4 हुए, उनका 5वां साथी गुवो कहां पर है। इस पर ईशा उसकी लोकेशन ट्रैक करने ही वाली थी कि तभी टेंग उसे रोकते हुए कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले हम इन 4 से निपट लेते हैं, गुवो को बाद में देख लेंगे। तभी सीन गुवो की तरफ शिफ्ट होता है। वो पत्थर के पीछे छुपकर इनका सारा प्लान सुन लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाता, टेंग अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे गुवो पत्थर की तरफ टूट जाता है। दोस्तों, टेंग को पहले से ही पता थी कि वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। अब अगले ही पल हम गुवो को पेड़ पर बैठा हुआ देखते हैं और उसकी कमर पर 3 डॉल्स लटकी हुई थी, जिसमें से एक उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाती है। दोस्ते, इससे हम ये समझ पाते हैं कि ये किसी वीडियो गेम की तरह है, जैसे गेम में हमें जीतने के लिए लाइफलाइन दी जाती है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सभी प्लेयर्स को 3 लाइफलाइन दी गई है। तभी गुवो पेड़ पर बैठे बैठे लाल बालों वाले जोकर को वेंग की तरफ जाते हुए देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये क्लास 59 का सबसे कमजोर स्टूडेंट है, इसलिए वो उससे लड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। टेंग ईशा को मेटल राउंड में चेन के साथ लड़ने के लिए भेजता है और खुद वोटर राउंड में सून से लड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उसे सून से पिछला हिसाब जो पूरा करना था। दूसरी तरफ हम चेन को मेटल राउंड में देखते हैं और जब वो वहां पर आगे बढ़ रहा था तभी उसकी बॉडी पर कट लग रहे थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि वहां पर गिरने वाली पैड की पत्तियां मेटल की है, इसलिए उसे मेटल राउंड कहते हैं। आगे चेन अपनी स्वॉर्ड वहां पर इंसर्ट करके जीतने ही वाला था कि तभी ईशा वहां आ जाती है और कहती है कि मेटल राउंड अब मेरा है। इस पर चेन जवाब देता है कि हमारी फैमिली का एक रूल है कि हम कभी किसी फीमेल के साथ फाइट नहीं करते, इसीलिए वो ईशा को 3 सेकंड में वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन ईशा इस पर कुछ नहीं कहती और अपने पावर का यूज करती है। इसके बाद वो चेन से कहती है कि मेरा काम हो गया, अब तुम्हारी बारी। ये सुनकर चेन कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वो अपने आप को पीटने लगता है। दरअसल दोस्तों, ईशा ने अपने मैजिक से ऐसा जाल बुना था जिसके थ्रू वो चेन के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर पा रही थी और इसलिए चेन अपने आप को ही पीट रहा था। अब ये सब कुछ टीचर्स और वेंग के डेट मॉनिटर पर देख रहे थे, जिसे देखकर वेंग के डेट कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब रियल में हो रहा है, जिसके जवाब में टीचर कहते हैं कि वे लोग वहां पर मर तो नहीं सकते, लेकिन उनके साथ वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसका डर वे लोग 100% महसूस कर सकते हैं। इस तरफ हम डॉग और नकली बूफेंग को लड़ते हुए देखते हैं, जहां पर बूफेंग डॉग पर अपनी नेगेटिव एनर्जी से अटैक करता है, मगर डॉग उसे कंज्यूम कर लेता है और वहां पर छुप जाता है। इधर जब लाल बालों वाला जोकर वुड राउंड में आता है तब वो वेंग को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, जिससे उसे लगता है कि वेंग मर चुका है। लेकिन तभी वेंग डॉग को कहते हुए सुनता है कि बूफेंग की कंज्यूम की हुई एनर्जी से मैं अपने आप पर लगे सील को तोड़ सकता हूँ, जिससे सुनते ही वेंग खड़ा हो जाता है और उसे देखकर लाल बालों वाला जोकर उससे लड़ने के लिए आगे आता है, मगर अब तक वहां पर गुव आ चुका था। इसके बाद दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है और वेंग उन्हें खड़े होकर देख रहा था। दूसरी तरफ हम सून को देखते हैं, वो वोटर राउंड में थी। तभी उस पर कोई अनजान फोर्स अटैक करता है, लेकिन सून उससे बचकर मैजिक से अपनी स्वॉर्ड को एक लड़की में कन्वर्ट करती है और जल्दी ही हमें पता चलता है कि सून पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि टेंग था और सून की ही तरह टेंग ने भी अपनी स्वॉर्ड को एक समुराई में कन्वर्ट किया था। अब टेंग लड़ने की बजाय सून के साथ उसके बचपन की बातें करने लगता है, लेकिन सून को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो उस पर एक विशाल ड्रैगन बनकर अटैक करती है, लेकिन टेंग का समुराई उससे आसानी से बच जाता है। इसके बाद हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है, जहां पर टीम 59 का स्कोर 3 और टीम 60 का स्कोर 0, यानी कि टीम 59 ने 3 राउंड्स पर कब्जा कर लिया था। तभी सून को चेन की आवाज सुनाई देती है, जिसे ईशा ने डिफीट कर दिया था, और अब मेटल राउंड पर भी क्लास 59 का ही कब्जा था। तो अब क्लास 59 का टोटल स्कोर 4 होता है और क्लास 60 अभी भी 0 पर था। अब ये सब देखकर सून सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी टेंग अपनी पावर का यूज करते हुए पानी को फ्रीज करने लगता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सून की पावर पानी से आती है और जब पानी ही नहीं बचेगा तो सून काफी कमजोर हो जाएगी। और ये बात सून भी काफी अच्छे से जानती थी, इसलिए वो अपनी पूरी पावर का यूज करके टेंग पर अटैक करती है।
लेकिन टैंक का समुराई काफी स्ट्रांग होता है। वो काफी आसानी से सून के साथ लड़ रहा था। अब इतना ही कम नहीं होता कि तभी वहां पर नकली बुफेंग भी आ जाता है और उसके हमले से सून और ज्यादा जख्मी हो जाती है। नकली बुफेंग और टैंक को अपने सामने देखकर सून समझ जाती है कि वो अब इन दोनों से नहीं लड़ सकती, इसलिए वो भागने का डिसाइड करती है। लेकिन पानी फ्रीज होने के कारण वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। आगे नकली बुफेंग उस पर अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहा था। तभी उन लोगों को वहां पर हवा में कोई तेजी से जाते हुए दिखता है। साथ ही में वहां पर एक काफी बड़ा तूफान आता है, जिसके कारण पानी पर जमी बर्फ टूटने लगती है और इसका फायदा उठाकर सुन वहां से रफू चक्कर हो जाती है। वहीं तूफान रुकने के बाद टेंग बुफेंग को सून को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही में वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, लेकिन हमारे जीतने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इस पर नकली बुफेंग मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। आगे जब टैंक वाटर राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है तभी स्कोरबोर्ड अपडेट होता है, लेकिन उनके पॉइंट्स बढ़ने की बजाय कम होकर 4 पर आते हैं और क्लास 60 का 1 पॉइंट बढ़ जाता है। इधर जब सुन गुवो की तरफ जा रही थी तभी गुवो उसे इन्फॉर्म करता है कि वैंग ने डोग के साथ मर्ज कर लिया है, जिस पर सुन कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। दूसरी तरफ टीचर्स स्क्रीन पर वुड राउंड में किसी ब्लैक साई को देखते हैं जिसका चेहरा काफी अजीब था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है चेन से, जो मैटर रावण की सिक्योरिटी कर रहा होता है। तभी वहां पर बफर आता है। उस वक्त टैंक वायरलेस पर बोलता है, अगर तुमने मेरे प्लान के हिसाब से मेट्रो रूट पर कब्जा कर लिया तो मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर दूंगा। ये सुनकर बफर एक क्रिस्प सी स्माइल देता है। सीन कट होता है और हमें सुकून के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तब छोटे भी अपनी फैमिली के साथ वहां आ जाते हैं। उनके चेहरों से समझ आता है कि दोनों बचपन से ही राइवल्स रहे हैं। फैमिली सामने से प्यार दिखाती है पर दिल में दुश्मनी। फिर प्रेजेंट में सुकून फायर राउंड में स्मार्ट इंसल्ट करने वाली होती है। तभी टैंक का फ्रेंड उसे देख लेता है और रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है। गोंजो उस पर अटैक करता है पर बदकिस्मती से टैंक का फ्रेंड पत्थर से टकरा कर गिरता है और गोंजो का अटैक सीधा सुन को लग जाता है। सुकून बहुत जख्मी होती है। गोंजो तुरंत माफी मांगता है। तब तक टैंक भी वहां आ जाता है। टैंक के कहने पर उसका फ्रेंड दोबारा सुकून पर हमला करने आता है, लेकिन गोंजो एक पत्थर की दीवार बनाकर रोक लेता है। अगला पल आते ही टैंक का जोमू उस दीवार को चक्काचूर कर देता है। टैंक का फ्रेंड अंदर घुसकर सुकून से लड़ना शुरू कर देता है। गोंजो देख रहा होता है कि सुकून हमलों से कमजोर पड़ रही है और उसकी सोर्ड स्पिरिट अभी भी स्टोन के अंदर बैंड होती है। टीचर्स कहते हैं सुकून तभी रावण पर कब्जा कर पाएगी जब वो कम से कम 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे घुसा कर कहता है कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे घुसा कर कहता है कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे घुसा कर कहता है कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे घुसा कर कहता है कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे घुसा कर कहता है कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे घुसा कर कहता है कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे घुसा कर कहता है कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे घुसा कर कहता है कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे घुसा कर कहता है कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उसे घुसा कर कहता है कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे घुसा कर कहता है कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है
सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स तक सोर्ड स्पिरिट को कंट्रोल में रखे। टैंक का फ्रेंड कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर टैंक उससे गुस्सा कर कहता है, कैसा 10 सेकंड्स प्लान, मैं इन्हें वैसे ही हरा देता, पर अगर ऑफ एंड वन से भी हो जाए तो ठीक। ये सुनकर गोंजो और सुकून को समझ आ जाता है कि टैंक का प्लान ये है, वो रावण को छोड़कर बाकी सारे राउंड्स पर कब्जा करेगा। दूसरी तरफ मीना सब पर नजर रखे होती है, ताकि टैंक अगर किसी राउंड पर जाए तो वो मोटर राउंड पर कब्जा कर ले, जिससे उनका टारगेट कंटिन्यू रहे। गोंजो कहता है, ऐसे तो हम तो हार जाएंगे, पर सुकून कहती है, हमें किसी भी हालत में यहीं पर कब्जा करना होगा। इधर चेन वर्सेस फेक बॉयफ्रेंड लेडी बॉस फाइट चल रही होती है। चेन हर अटैक से बचता जा रहा था, क्योंकि सुकून ने कहा था, पॉइंट्स से जीतना है, अटैक से नहीं। फेक बॉयफ्रेंड यूज लेस बोलकर प्रोवोक करता है और चेन को बचपन की ट्रेनिंग याद आती है। उस वक्त लॉर्ड बुधा चेन को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाए जाते हैं। फेक बॉयफ्रेंड लीव्स के शार्प ब्लेड अटैक करता है, पर चेन वोट से रोक लेता है। फिर भी कुछ पट्टे उसका खून निकाल देते हैं। फेक बॉयफ्रेंड अपनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देता है। इधर सुकून गोंजो को पीछे हटने बोलती है, क्योंकि वो टैंक से अकेली लड़ना चाहती है, पर गोंजो दूर रुककर अपनी सोर्ड रेडी रखता है। टैंक हंसी उदाकर कहता है, तुम अपनी कमजोर सोर्ड से मुझसे नहीं लड़ पाओगी, तुम कभी बढ़ली नहीं। सुकून गुस्सा होकर उस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच हैवी फाइट शुरू हो जाती है। पीछे गोंजो अपनी सोर्ड स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है। वो पहले ही कह चुका था, ये बहुत पावरफुल है, इसे सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशन में ही यूज करेंगे और सिर्फ एक बार। सीन चेन पर शिफ्ट होता है। चेन बहुत जख्मी होता है, पर फिर भी फेक बॉयफ्रेंड को इंसल्ट करने नहीं देता। फेक बॉयफ्रेंड उससे मारने लगता है। सीनियर्स कहते रहते हैं, चिंता मत करो, गेम सेफ है। फेक बॉयफ्रेंड चेन को लात मरकर दूर फेंकता है। चेन काउंटडाउन के वक्त अपने दोस्तों को याद करता है और तब लॉर्ड बुधा की पावर अवेकन हो जाती है। चेन फेक बॉयफ्रेंड पर अटैक करता है। फेक बॉयफ्रेंड रोकने की कोशिश करता है, पर चेन की पावर बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। एक बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ सुकून को कोई ऑप्शन नहीं मिलता और वो अपनी सोर्ड स्पिरिट का सैक्रिफाइस कर देती है, ताकि गोंजो की स्पीड स्पिरिट बाहर आ सके। टैंक हंस कर कहता है, अब तुम किस काम की स्पिरिट सैक्रिफाइस कर दी। लेकिन गोंजो की स्पिरिट एक बड़ा वृक्ष निकलती है, वो टैंक के समुराई को तबाह कर देता है। टैंक शॉक में रह जाता है। सुकून फायर राउंड पर कब्जा कर लेती है। सब खुश हो जाते हैं, पर सीधा वृक्ष बोलता है, हमारा स्कोर अभी भी ज्यादा है। तभी स्कोर बोर्ड अपडेट होता है। वन हु डोंट राउंड पर कब्जा हो गया होता है। सब चीर करने लगते हैं। चेन भी खुश, प्लान सक्सेस। पर फेक बॉयफ्रेंड की बॉडी फट जाती है और लेडी बॉस की असली रूप बाहर आ जाती है।
वो गुस्से में गरज कर चेन पर हमला करती है और इस थ्रिलिंग मोमेंट पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्लासिक जीतेगी या टैंक का प्लान सक्सेसफुल होगा? ये सब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैप्पी। हेलो दोस्तों, कैसा है आप लोग चकल्स? तो इस एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फ्लैशबैक में सून को देखते हैं। वह वैंग और सेंड को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि कैसे हमें आगे के राइड पर कब्जा करना है, जिसकी जिम्मेदारी वह बैंक पर डालती है, क्योंकि वह इतना स्ट्रांग होता है कि टैंक की टीम में से कोई भी उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं करेगा। वहां पर संकट होता है और हम प्रेसिडेंट में आ जाते हैं, जहां पर इशारा अभी भी टैंक पर नजर रखे हुई थी, जो मोटर रावण पर पहरा दे रहा था। दरअसल ईशा का प्लान होता है कि अगर वे यहां से जाएगा तो वह वॉटर रावण पर कब्जा कर लेगी और इस तरह उनकी जीत निश्चित है। मगर तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लासिक टेनिस फ्रंट पर कब्जा कर लिया है, जो कि पिछले एपिसोड में सुनने किया था, जिसे सुनते ही इशारा समझ जाती है कि टैंक फेल हो चुका है। इसीलिए वह तुरंत बाकी बचे रावण की तरफ जाती है। लेकिन तभी एक और अनाउंसमेंट होती है कि क्लासिक है, वह रावण पर भी कब्जा कर लिया है और ये हुआ था जिसने पिछले एपिसोड में ही वोटरों पर कब्जा कर लिया था। मगर ये हुआ कैसे? क्योंकि बैंक तो वोटरों में बैठा था। तभी हमें फेसबुक दिखाया जाता है, जहां पर सुन बैंक से कह रही होती है कि डॉ को इंसान का रूप देखकर वोटर रावण की सुरक्षा करने के लिए बैठा दो और तुम उनसे अलग होकर वह ब्राउन पर कब्जा करने के लिए चले जाना, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल फॉर्म सिस्टम में नल है, तो ऐसा तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाएगी। वहीं प्रेसिडेंट में इशारा समझ नहीं पाती कि वह फ्रंट पर कब्जा किसने किया, क्योंकि चैन मेट्रो अन्यथा गुड फॉर्चून फायर और मत है और वे यहां पर बैठा हुआ है। वह कंफ्यूजन में यह थी कि तभी पीछे से डॉग आता है, जो कि मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। उसे देखकर इशारा काफी बुरी तरह से डर जाती है। यहां पर डॉग प्रिवेंट करता है कि तुमने जो जाल वैन को ट्रैक करने के लिए बिछाया था, मैं उसी के जरिए तुम तक पहुंचा हूं। इसके बाद अपनी क्लास 6 इन है 5 में से 4 राउंड पर कब्जा कर लिया था, वह ज्यादा सिर्फ एक और। वह थायराइड इधर मेटल रहा कि जहां पर चैन था उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, इसीलिए वह उसे देखने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम सभी टीचर्स को देखते हैं। वे लोग क्लासिफिका इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन वैन के डैड उदास थे, जिसका इकलौता कारण है वैंग, जो कि बचपन से किसी भी इमोशन या फिर फीलिंग को महसूस नहीं करता, फिर चाहे वह क्लास में फर्स्ट आया हो या फिर लास्ट। इसीलिए उन्हें डर था कि वे और रावण पर जाकर कब्जा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही वह इमोशन को महसूस करता है उसकी हाइट बढ़ने लगती है, जिसके कारण वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और नेगेटिव एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकलती है, जो कि बाकी लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए उसने बचपन से ही अकेला रहकर इमोशन और फीलिंग जैसी चीजों को अपने से दूर रखा। बट जब फर्स्ट टाइम उसने सुन को देखा तो उसके इमोशन फिर से जाग गए। उसकी हाइट भी तेज होना शुरू हो गई और इसी वजह से उसने सून के साथ ठीक से बात नहीं की और उसे एक दूर करके वहां से चला गया, ताकि वह अपने आप पर कंट्रोल कर सकते। लेकिन आगे जैसे जैसे उसने सून के साथ टाइम स्पेंड किया और चैन और गोवा के साथ उसकी दोस्ती होती है, वह फिर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी के चलते उसकी सील बैक होना स्टार्ट हो गई। वहीं प्रेसिडेंट में जब वह मैटर राउंड में आता है तो वह चैन की हालत देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि उसकी यह हालत की जिम्मेदार लेडी बॉस है, जिसने पिछले एपिसोड में अपने आप को रिवील किया था। दूसरी तरफ इशारा डॉ के इंसानी रूप को देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती है। तभी डॉ कुछ महसूस होता है और वह वैन की तरफ जाने के लिए निकलता है। इस तरह जैसे तैसे अपनी फीलिंग्स को दबाकर वेयर राउंड में पहुंच चुका था, जहां पर बहुत स्मार्ट इंसल्ट करने ही वाला था कि तभी वह स्ट्रांग फीलिंग महसूस करने लगता है। इसके कारण उसकी हाइट भी तेज हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को कंट्रोल करता है और किसी तरह से स्मार्ट इंसल्ट करता है कि उस दौरान सभी टीचर्स की नजर उस पर होती है, क्योंकि लाश रावण था। यहां पर कब्जा करने के बाद क्लासिक जीत जाएगी, पर जैसे ही कंडोम स्टार्ट होता है वह वापस से सून के लिए स्ट्रांग फीलिंग महसूस करने लगता है।
जिसके चलते उसकी हाइट फिर से तेज होने लगती है और इसी वजह से वह कमजोर पड़ रहा था। वह शोर से अपना हाथ हटाने लगता है। तभी टीचर्स यह सब देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि आखिरी चांद सोता है। अगर इस बार नहीं हुआ तो वह जाएंगे। तभी किस्मत से सुन वह आ जाती है और वह उसके हाथ पर हाथ रख देती है। वन शांत हो जाता है और उसके बढ़ते हुए हार्ट बीट पर ताले लग जाते हैं और पाउडर और वापस से शुरू होता है। 4321 झूम और क्लास 6 डिजिट जाती है और क्लासिक जीतने के बाद क्लास 6 डिजिट टीचर जीत की खुशियां मना रहे थे। तभी वेंकैया नायडू को मेट्रॉयड देखने के लिए कहते हैं और जब कैमरा शिफ्ट होता है तो सब लोग देखते हैं गुणों चैन को पकड़कर अरोरा झाल साथी में वह किसी को हेल्प के लिए भी बुलाता है, यह कहकर जल्दी आओ वर्णन मिल जाएगा। का ये देखकर अपने टीचर सीनियर्स पर गुस्सा करते हैं कि ये सब कैसे हुआ था, जिस पर सीनियर्स कहती हैं जरूर कोई चुपके से अंदर आ गया होगा। दूसरी तरफ वैन को हंसने के लिए कहती है क्योंकि वह हंसते हुए काफी अच्छा लगता है। यह सुनकर अपना हीरो शर्मा जाता है। तभी अचानक से पीछे से और कट लेडी बॉस उन पर अटैक कर देती है, जिसके कारण उनकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकलकर वैन के गले लग जाती है और फिर थोड़ी देर में गायब हो जाती है। और यह सब देखकर वे अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी सील टूट जाती है और आसपास का पूरा एनवायरनमेंट है जो जाता है और हॉटस्पॉट बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। और गुस्से के कारण लेडी बॉस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी डॉ वहां पर आकर टाइम को फ्रीज कर देता है। लेकिन यह चीज भी वैन को रोक नहीं पाती क्योंकि वह टाइम बेजोड़ को तोड़ कर ले इसको एक भूखा मरता है जिसकी वजह से टाइम रुके हुए होने के बावजूद भी लेडी बॉस मूवी कर पाती है। इसके बाद लेडी बॉस बैंक पर एक एक करके हमले करती है, लेकिन वे उनका बाल भी बांका नहीं होता। यहाँ पर बैंक को सुन की डेथ के बारे में सोचकर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह लेडी बॉस पर चुन चुनकर हमले करता रहा है कि इस संगीत विधेयक के ड्राफ्ट जिससे लेडी बॉस की हालत पतली हो जाती है, आगे वह उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए एनर्जी बॉल बनाकर उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी लेडी बॉस अपने आप को मारने को कहती है कि मार दो मुझे, उसके बाद तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। यह सुनकर वैन को सून की याद आ जाती है और वह नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वेंडर्स उनके पास आकर अपनी शेयरिंग पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करता है, मगर वह काम नहीं कर रही थी। तभी डॉग उसे बताता है कि लेडी बॉस ने सुन को पास सोमवार के उसकी आत्मा बाहर निकाल दी है, यानी वह मर चुकी है। जिस पर बैंक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी गर्म है। इस पर डो कहता है कि वह इसीलिए क्योंकि जब मिनट टाइम फिक्स किया तो उसकी बॉडी में थोड़ी सी जान बाकी थी और मैं जैसे ही टाइम को अनफ्रिज करूंगा सुन हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनकर वैन को काफी ज्यादा दुख होता है, लिटरल वह रोने लगता है, जिसे देखकर डो कहता है कि मैं टाइम को हमेशा के लिए रोक सकता हूं अगर तुम चाहो तो, जिससे तुम सुन के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और मैं भी तुम सुन के बिना ही अपनी लाइफ स्टार्ट करो। लेकिन और वैन को देखकर समझ पाते हैं कि वह उनके साथ ही रहना चाहता था, इसलिए वो सुन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। तो दूसरी तरफ डॉग सोच रहा है कि काश मैं किसी तरह वैन की मदद कर सकता और फिर गया। इसी के साथ ये एपिसोड हैंड होता है दोस्तों। उम्मीद करता है कि आप हमारे वीडियोस पसंद अपने होंगे और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था और वह कॉमेडी बन गया, चलिए हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वांगलिंग को देखते हैं जिसकी सील टूट चुकी थी और जिसके चलते वह अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन तुरंत बाद वह अपनी पावर का यूज करके दुनिया को रिबूट करता है, इस उम्मीद में कि शायद इस तरीके से सन रोंग वापस जिंदा हो जाए। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस बार दुनिया को रिब्यूट करने के बावजूद सन रोंग वापस जिंदा नहीं होती। वहीं वांगलिंग की ऐसी हालत देखकर स्पिरिट कहता है कि सन रोंग की बॉडी में आत्मा नहीं है, जिसके कारण वह वापस जिंदा नहीं हो सकती। आगे अरहा फ्रॉगी 2 वांगलिंग से कहता है कि तुम अपनी हीलिंग पावर से फिजिकल इंजरी तो ठीक कर सकते हो, लेकिन किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकते।
यह सुनकर वांगलिंग निराश हो जाता है और कहता है कि सब मेरी गलती है, मुझे लेडी बॉस को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। इस पर एरहा कहता है कि टाइम फ्रीज होने के कारण हमें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम सॉल्यूशन ढूंढने में ले सकते हैं। आगे वांग लिंग के पूछने पर एरहा बताता है कि वह टाइम को कंट्रोल कर सकता है और वह पॉसिबल होता है स्पिरिचुअल फोर्स को स्पीड ऑफ लाइट में कन्वर्ट करके। यह सुनते ही वांग लिंग कहता है कि तुम स्पीड ऑफ लाइट का यूज करके पास्ट में जा सकते हो। इस पर एरहा जवाब देता है कि हाँ, लेकिन उसके लिए एक प्लेट जितनी बड़ी स्पिरिचुअल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही वांगलिंग अपनी पावर से एक प्लेट जितनी बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी का गोला बना देता है, जिसे देखकर एरहा कहता है कि हम पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन यह सब हेवनली लॉ के रूल्स के खिलाफ है और इस दौरान हेवंस विल हम पर लाइटनिंग से अटैक कर सकता है। इससे वांगलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह एरहा को शुरू करने के लिए कहता है। वहीं जैसे ही वांगलिंग टाइम पीछे करने लगता है, हेवंस विल लाइटनिंग से अटैक करता है। तभी सीन कट होता है और हमें फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है, जहां वांगलिंग का स्कूल में फर्स्ट डे होता है। इस दौरान कुछ सीनियर उसे परेशान कर रहे थे, जिसे देखकर चेन चाओ और गो हाओ उसकी मदद करते हैं, जबकि फर्स्ट एपिसोड में सन रोंग ने उसकी मदद की थी। आगे वांगलिंग उसी तरह चेन चाओ और गो हाओ को पैसे देता है जैसे उसने सन रोंग को दिए थे और यह बात उसे काफी अजीब लगती है। वहीं जब वांगलिंग क्लास में था, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने सन रोंग बैठी हुई है, लेकिन वह कोई और लड़की निकलती है। इसके बाद जब वह चेन चाओ और गो हाओ के साथ घर जा रहा था, तो उसे कार में सन रोंग दिखती है, तो वह उसके पीछे भागता है, लेकिन वहां कोई और बैठा होता है। दरअसल यह सब वांगलिंग की शक्तियों की वजह से हो रहा था। वह एरहा के साथ मिलकर पास्ट में जाना चाहता था, लेकिन उसकी पावर की वजह से उसने गलती से एक नई दुनिया बना दी थी, जो कि पुरानी दुनिया को कंज्यूम कर रही थी। इसी के कारण इस नई दुनिया में वांगलिंग को सन रोंग के विजन आ रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पुरानी दुनिया पूरी तरह से नई दुनिया में समा जाएगी। इसके बाद हमें इन्फर्नो रेल्म दिखाया जाता है, जिसे हेल रेल्म भी कहते हैं। वहीं पर हम किंग यामा, यनलुओ वांग और जज क्विजुए को देखते हैं। वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उनका सेवक टाइमलाइन की स्पीड को लेकर आता है, जिसे देखकर किंग यामा और जज क्यूई दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ हम नई दुनिया में वांगलिंग को देखते हैं। वह चेन चाओ और गो हाओ के साथ वही सब कुछ कर रहा था जो उसने कभी सन रोंग के साथ किया था। आगे वे लोग एक फ्यूचर प्रिडिक्शन मूर्ति के पास जाते हैं। सबसे पहले चेन चाओ अपना हाथ मूर्ति पर रखता है और मूर्ति बताती है कि तुम इस सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। ये सुनकर चेन चाओ रोने लगता है। फिर गो हाओ हाथ रखता है तो मूर्ति कहती है कि तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार 40 साल की उम्र में मिलेगा। यह सुनकर वह भी रोने लगता है। इसके बाद जब वांगलिंग मूर्ति पर हाथ रखता है तो मूर्ति कुछ बताने की बजाय टूटने लगती है। इस तरफ हम किंग यामा को देखते हैं। वह समझ जाता है कि वांगलिंग कुछ खतरनाक कर रहा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो उनकी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। साथ ही उसे पता चलता है कि सन रोंग वांगलिंग से जुड़ी हुई है, इसीलिए वह जल्दी से रिकॉर्ड चेंज करके सन रोंग की आत्मा को वापस भेज देता है। इधर असली दुनिया में सन रोंग वापस जिंदा हो जाती है। स्पिरिट उसे सब कुछ बताता है कि अभी तक क्या क्या हुआ। यह सुनकर सन रोंग खुश होती है कि वांगलिंग उसे वापस जिंदा करने के लिए कितना कुछ कर रहा है। आगे स्पिरिट कहता है कि अगर वांगलिंग को जल्द नहीं जगाया गया तो दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यह सुनकर सन रोंग सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी लेती है। स्पिरिट पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा वांगलिंग की दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में? इस पर सन रोंग कहती है कि एक जवान लड़की का प्यार में पड़ना ही सबसे बड़ा डर होता है। इसके बाद स्पिरिट बोर्ड में बदल जाता है और सन रोंग उसे लेकर वांगलिंग को जगाने के लिए निकलती है। वांगलिंग का डिफेंस सिस्टम उस पर अटैक करता है, लेकिन सन रोंग किसी तरह वांगलिंग के पास पहुंचकर बोर्ड उसके सीने में घुसा देती है, जिससे वांगलिंग को होश आ जाता है। वह सन रोंग को अपने सामने देखकर खुश हो जाता है।
फिर लेडी बॉस उसकी बॉडी से बाहर निकलती है, लेकिन वह कुछ कर पाती उससे पहले ही वांगलिंग उसे अपनी पावर से जमीन में दफना देता है ताकि वह आगे चलकर सन रोंग को नुकसान न पहुंचा सके। आखिर में वांगलिंग टाइम को पूरी तरह रिवर्स करने का फैसला करता है। यरहा उसे बताता है कि अगर तुमने टाइम रिवर्स किया तो सन रोंग को इस पीरियड का कुछ भी याद नहीं रहेगा। यह सुनकर सन रोंग कहती है कि कोई बात नहीं, दुनिया को बचाना ज्यादा जरूरी है। मुझे यकीन है कि किसी भी टाइमलाइन में रहूं, मैं फिर भी तुमसे मिलूंगी। यह सुनकर वांगलिंग इमोशनल हो जाता है और टाइम रिवर्स कर देता है। अगले दिन सब कुछ सामान्य हो जाता है और इसी के साथ द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग सीजन 1 समाप्त होता है।